जी मैम, रहमाना आप स्टार्ट कर सकते जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे पूछना था कि ये इनमें से एक आधे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने कल रिक्वेस्ट किया था आई कोड गुरु ज्वाइन करने के लिए, और वो ज्वाइन नहीं कर पाए और वो सेशन देखना चाहते हैं, तो व्हाट वुड बी देयर ऑप्शन? जी, वेबसाइट के ऊपर एक फीडबैक का बटन है। वो फीडबैक का बटन दबा के वहाँ कंप्लेंट दर्ज करें कि मुझे अभी तक इनवाइट क्यों नहीं आई, ताकि आपको इनवाइट जल्दी आ जाए। अच्छा, ठीक है। तो अभी इस वक्त अगर उन्होंने सेशन अटेंड करना हो तो फिर फेसबुक से ज्वाइन करें? हाँ, वो फेसबुक से ज्वाइन करें फिर। ठीक है। ठीक है, सही है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ओके। ओह सॉरी, वेयर इज शेयर स्क्रीन? ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। और आज हम इंशाल्लाह अपना पहला मशीन लर्निंग ऑपरेशंस का सेशन स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर जो है वो आई विल टॉक अबाउट इट, कि हम मशीन लर्निंग ऑपरेशंस होती क्या है, और मशीन लर्निंग ऑपरेशंस के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि लाइक व्हाट इज़ एआई, एमएल, डीएल, और आजकल जो बड़ी एक इन टॉपिक है विच इज़ लाइक एलएलएम, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हमें मशीन लर्निंग की, एमएल ऑप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन उसको समझने से पहले आपको डेव ऑप्स के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक डेव ऑप्स क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। क्योंकि एमएल ऑप्स जो है वो डेव ऑप्स के बाद आता है। लाइक नॉर्मल रूटीन्स में तो सॉफ्टवेयर बिल्ड होते थे, तो उस वक्त उनके लिहाज से जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं डिलीवरी की, तो वहाँ पे डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट आता है। और जब हम उसी कॉन्सेप्ट को स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग की तरफ ले आते हैं तो दैट इज एम एल एम एल ऑप्स। तो इसके अलावा ये है कि मैं आज हमारे साथ हमारी मेरी एक कोलीग भी है, जो मेरे साथ फैंग में ही जॉब करती हैं, और शी इज़ वन ऑफ माय वेरी गुड कोलीग। और मैं आपको एक्सपीरियंस शो करूँगी कि हमारा डे टू डे रूटीन्स क्या होती हैं, हम जॉब में क्या करते हैं, एंड हम अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो आई वुड वांट कि वो भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और इससे ये है कि थोड़ा सा एक्सपोजर और उन्होंने कल का सेशन अटेंड किया एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि आई कोड पे किस तरीके से माशाल्लाह इतना सारा जो है वो काम हो रहा है, इतनी सारे कोर्सेज डिलीवर हो रहे हैं, इतने लोगों की हेल्प हो रही है। तो शी वुड वांट टू गिव हर फीडबैक। और उसके बाद मेरा ख्याल है हम उनसे स्टार्ट करते हैं इफ़ शी इज़ ऑनलाइन एज वेल। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। सर जफ़र, व्हाट डू यू सजेस्ट कि हम शुरू में ऐसे बात कर लें या फिर हाँ, पहले? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू में कर लें। जी जी। यस। इकरा, आप ऑनलाइन आ गई? जी जी। जी प्लीज़। सो इकरा है, इकरा जफ़र। ये यूनाइटेड स्टेट में होती हैं, ये मेरे साथ मेरी कंपनी में होती हैं, हम एक ही टीम के मेंबर्स हैं। और इकरा प्लीज़ कंटिन्यू। Sure. Assalamu alaikum everybody. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना थैंक यू बोलना चाहूंगी रेमाना को। रेमाना ने जब ज्वाइन किया तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड माशाल्लाह कि ये ना कितना शी हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज माशाल्लाह। मेरे लिए प्रिविलेज था कि मैं फैमिली इमिग्रेशन से आ गई, बट इनकी स्ट्रगल देख के मुझे इतना मैं मोटिवेट होती हूँ और इतना इम्प्रेस होती हूँ। मैं कहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल नो डाउट हर किसी की अपनी अपनी हार्ड वर्क होता है, बट द थिंग दैट इम्प्रेस्ड मी वाज जो प्रॉब्ली फाउंडर हैं आई कोड गुरु के, सर जफर शाहिद आई बिलीव। सो आई रियली वांट टू थैंक्स टू हिम कि उन्होंने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है पाकिस्तान में। बिकॉज व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान तो क्या होता था कि गाइडेंस, आई थिंक गाइडेंस इज द मेन थिंग अगर आपने सीईओ भी बनना है। सो आई वाज गोइंग टू सम डिफरेंट डोमेन, आई वाज गोइंग टू मेडिकल एंड ऑल, बट देन somebody I found, I would say like सर जफर शाहिद, उनकी तरह का मुझे भी कोई इंसान मिला, अल्लाह पाक उनके लिए क्या कहते हैं उनको और कामयाबियां दे। सो आई मैं कहती हूँ कि आप लोग इतने लकी हो माशाल्लाह, आप लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा किया होएगा कि आप लोगों को इन जैसे मेंटोर मिले हैं कि जो बिना किसी लालच के, बिना किसी उनको कोई चीज आपसे नहीं चाहिए लेकिन वो आपको गाइड कर रहे हैं। और दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट अ ह्यूमन,
तो मैं कहती हूँ कि थैंक यू सर अबाउट दैट, और जो भी आपको या आपकी टीम में है, आई वुड रियली थैंक टू ऑल ऑफ हिम। और आई थिंक हार्ड वर्क, कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो मेहनत करते रहो आप लोग, और देन अपनी मेहनत पे यकीन रखो और इनकी गाइडेंस पे यकीन रखो, एंड आई थिंक आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह नोबडी कैन स्टॉप यू देन। लाइक इफ अगर आपको पता है ना कि आपने बहुत मेहनत की है, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। और देन लाइक यू गाइस हैव लॉट ऑफ मोटिवेटर्स, माशाल्लाह रहमाना इज अ biggest example, I would say. So just keep going. Consistency is the key. Life is not hard अगर आप लोग इसको बनाना चाहते हो. If you think it's going to be hard. One more thing I would say about this iCode Guru. Right now you guys are new, right? आप लोग end product अभी चाहते हो कि हमें ना दिख जाए कि what is the end product, right? Do not worry about that. Just follow the steps, keep going, and faith. Faith is the key. And वो faith obviously हम लोग अल्लाह पाक पे तो यकीन रखते हैं, लेकिन ये जुबैर I mean जफर साहिब और जो भी रिजवान साहिब हैं, उनकी गाइडेंस पे फेथ रखो, बिकॉज ये आपकी हेल्प के लिए हैं. आप अपना काम करो, और देन जो बाद में आना है उसको बाद में रहने दो. डू नॉट वरी कि हमने हमारा कल को क्या होगा. इफ यू कीप डूइंग योर जॉब, यू gonna get what you want. So just keep going, inshallah. मैं और रहमाना, we are colleagues, we are good friends, we study a lot now. We just keep going and keep learning. Doesn't matter if it is related to our domain, if it is not, just to keep up with that industry, we study and we motivate each other. So I'm thankful that I found Rahmana, mashallah. She's a good friend, and I wish you all the very, very good luck. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. It is a privilege to have you here. So students who want guidance, feel free to add ma'am Ikra, send her LinkedIn request. And ma'am, I have a question for you. Please. So are you aware of any other platform like iCode Guru, जो इस तरह काम कर रहा है in the United States or anywhere in the world? Okay, I know one in America. मैंने उधर से बूट कैंप भी किया है, और मुझे ना उनकी और आप लोगों की ये चीज सेम इस तरह लगी कि आप लोग ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लाइक अपने मुल्क के लोगों को आगे लेके आए, you know? Right. So that their motto is the same, and as well as yours too. And क्योंकि no doubt guidance के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता ना. So I think ये एक सोच जो होती है ना आपके लोगों के लिए अच्छा करने की, ये आपको कामयाब बना देती है. So I know I can share the details with you. Sure. Thank you. No problem. Thank you. And we are privileged to have you here. No, I'm really happy to be part of it, Thank and I was excited that I'm going to learn something different. Yes, yes. Ma'am Rahmana is a great mentor. She is, So mashallah. she is a magnet for the students. Yep. So I always learn from her. Me too. Yep. तो सर हमारा डेली हमारी जो डे टू डे रूटीन्स है स्टूडेंट्स के साथ, आई वुड लाइक टू शेयर दैट व्हाट वी डू. हम लोगों का क्या होता है कि हमारी जॉब खत्म होती है एंड वी ऑलवेज हैव समथिंग कि हमारे उसमें होता है कि हमने आज के प्लान में हमने क्या क्या लर्न करना है, कौन कौन से कोर्सेज साथ करने हैं. और एक चीज़ जैसे मैंने शायद कल भी मेंशन की होगी कि कंबाइंड स्टडी इज़ समथिंग दैट यू शुड ऑप्ट फॉर. आप लोग अपने मिल के स्टडी करना, और यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि हम मिल के स्टडी कर रहे होते हैं. समटाइम्स ये नहीं ज़रूरी कि आपको हर चीज़ आती हो, बट एट द सेम टाइम कि कभी कभार जब दो लोग चीज़ एक साथ पढ़े होते हैं, हो सकता है एक पॉइंट एक बंदे को समझ आए, दूसरा पॉइंट दूसरे बंदे को समझ आए, एंड व्हेन यू शेयर द नॉलेज, दिस इज़ हाउ यू लर्न दोज थिंग्स. तो हम लोग जो है हम लोग का हर लोग लाइक जब मैंने बल्कि स्टार्ट किया अभी तो रमज़ान से पहले, रमज़ान में हमारी थोड़ी सी रूटीन डिफरेंट हो गई. और रमज़ान से पहले हम लोग जो है वो लाइक हम लोग की जॉब ख़त्म होती थी. ऑल वी डिड वाज लाइक खाने की और नमाज की ब्रेक हमने लेनी है, और हम बैठे होते थे पढ़ने के लिए, और हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, कभी कभी जॉब के लिए बना रहे होते थे, और कभी हम अपना 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 लर्न कर रहे होते थे.
और लाइक हमारी टीम को अच्छा खासा स्ट्रेस हो गया कि यार ये लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो टीम के अंदर भी एक चैलेंज, मतलब एक कंपटीशन आ गया कि लाइक दिस इज़ हाउ दे हैव टू बी। और बाकी लोगों ने भी माशाल्लाह पढ़ना वढ़ना शुरू कर दिया। एंड देन विद इकरा हमारा रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा। हम लोग लाइक हम इकट्ठे जाते थे, हम लाइक शी शिफ्टेड टू माय प्लेस एंड हम यहाँ से हमने बड़ा अच्छा लाइक रमज़ान गुजारा। तो अब हमारी जो है वो टाइमलाइन में ये कुछ कोर्सेज हमने साथ भी करने थे, जैसे डेवऑप्स की हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देख रहे थे। सो आई आस्क्ड इकरा के व्हाई नॉट, इकरा का मशीन लर्निंग से रिलेटेड कम स्पेसिफिकली शी इज़ मोर टुवर्ड द डेवऑप्स, और इनका काफ़ी लिनक्स वगैरह के अंदर और इसके एंसिबल वगैरह की डिप्लॉयमेंट्स वगैरह के ऊपर इनका काफ़ी इनकी ग्रिप है। तो फिर ये है कि हम लोग इस तरह नॉलेज शेयर करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी डू अपार्ट फ्रॉम के जो है हमारे लाइक उसका डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो दिस इज़ हाउ यू शुड बी के। और पैरेलल लर्निंग, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आप मोटिवेटेड रहते हैं जब आप मिल के पढ़ते हैं। तो फ्रॉम देयर वी विल स्टार्ट कि हमने इस कोर्स में हमने क्या क्या करना है, ठीक है। और अच्छा, मैं थोड़ा सा मैम ऐड करना चाहूंगा। तो कल भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारे पास ना टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, कि अगर हमने दिन में लीड कोड के एक दो क्वेश्चंस करने हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता। तो इस सिलसिले में आप इनकी मैम और मैम इकरा की एग्जांपल है। जैसा कल भी मैं कह रहा था कि यूएस में जॉब्स बड़ी टफ होती हैं, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि रिलेटिव टू पाकिस्तान यहाँ पर जॉब ज्यादा डिमांड है। लेकिन अगर आप इन जॉब्स के साथ इस तरह टाइम निकाल सकते हैं ना, तो देन वी कैन स्पेयर टाइम। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि मतलब स्टूडेंट्स की रूटीन कमिटेड होती है, उनकी असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज हैं, एग्जाम्स हैं। लेकिन अगर आप टाइम निकालना चाहें तो आप टाइम निकाल सकते हैं दूसरी एक्टिविटीज के लिए। जैसे हम कहते हैं कि आप हैकाथॉन्स में जाएं, कोडिंग कंपटीशंस में जाएं, महीने में एक दफा जाएं, एक वीकेंड निकालें। तो जो स्टूडेंट्स वो टाइम निकाल सकते हैं ना, वो स्टूडेंट्स हैं जो एक्सेल करते हैं। जिस तरह जॉब्स में भी है, बहुत लोग जॉब्स करते हैं वो सिर्फ अपनी जॉब पे फोकस करते हैं, लेकिन जिन्होंने एक्सेल करना होता है ना, जिन्होंने आगे जाना होता है, वो फिर ये देखते हैं कि जॉब के साथ वो एडिशनल चीजें क्या कर सकते हैं। और हमारे सामने इन दोनों की एग्जाम्पल है। मतलब अगर आप इनका रूटीन देखें तो जब ये लोग घर वापस जाते हैं तो इनके पास जॉब की कई पेंडिंग चीजें होती हैं, क्योंकि जॉब हमारा यहाँ पर 9 to 5 जॉब्स की चीजें खत्म नहीं हो रही होती, चीजें कंटिन्यू हो रही होती। लेकिन उसमें भी अगर आप ये टाइम निकाल सकते हैं, अगर ये लोग ये टाइम निकाल सकते हैं, तो स्टूडेंट्स भी ये टाइम निकाल सकते हैं। तो अपने रूटीन में ये चीज लेकर आए कि आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, और यही एक्स्ट्रा आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जो काम आपने करना है ना, वो तो सब कर रहे होते हैं। जिसमें स्टूडेंट्स हैं वो तो सब पढ़ रहे होंगे। हम पिछले में एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब आपके रिज्यूमे में नई चीजें ऐड होती हैं, नए स्किल्स ऐड होते हैं, तो वो आपको डिस्टिंग्विश करते हैं, जिससे हम कहते हैं ना एक नॉइज फ्लोर है। सब तमाम स्टूडेंट्स ने बैचलर्स किया हुआ है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा उससे आगे जाते हैं, जो कुछ ज्यादा पढ़ते हैं, जो ज्यादा काम करते हैं, कुछ और प्रोजेक्ट्स करते हैं, कुछ हैकाथॉन्स में जाते हैं, कुछ कोडिंग कंपटीशंस में जाते हैं, कुछ चीजें आगे करते हैं, यही चीज स्टूडेंट्स फिर डिस्टिंग्विश होते हैं, यही स्टूडेंट्स फिर पिक होते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, एडमिशन्स के लिए। बहरहाल थैंक यू मैम रहमाना एंड मैम इकरा फॉर शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव। और वेलकम मैम इकरा। होप कि आप बिल्कुल भी ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगी और हम आपसे भी सीखेंगे। बिल्कुल, और यही थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आपको कुछ अरसे बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं, बिल्कुल आपका सीवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बिल्कुल सर। और सर इसमें यही है कि कभी कभार जैसे हम जॉब से आते हैं, जैसे जब जॉब हमारी खत्म होती है तो वी आर सो टायर्ड। बट मैं इकरा से यही कहती हूँ कि इकरा अगर लाइक इफ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी जस्ट मैसेज मी कि चलो आ जाओ। और अगर मेरे पास होगी आई विल मैसेज यू। तो वो कभी कभार अगर इंसान ने खुद अकेले पढ़ना हो ना तो इंसान कहता है अच्छा कर लेते हैं, और थक जाता है इंसान। ऑफ कोर्स जॉब इतनी यहाँ पे डिमांडिंग होती है, लेकिन फिर जब इकट्ठे पढ़े थे तो उसमें गपशप भी चलती है, पढ़ाई भी हो जाती है। एंड देन आप इंजॉय करते हैं, आप पढ़ाई को पढ़ाई नहीं लेते हैं आप, लाइक वी इंजॉय। हम वो स्किल्स लर्न करने में, हम लोग तो यूडेमी के, अभी हम कल ही मैं और इकरा हंस रहे थे कि देख हम जब यूडेमी के कोर्स की डिस्क्रिप्शन देखते हैं ना तो हम तो वहीं से एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे हमें वो सारा कुछ आ गया है कि हमने ये इसमें से ये भी सीख लेना है। सो मेक इट एज अ हॉबी। लाइक हम बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास बिजी तो होता है, बट एट द सेम टाइम हमारे अगर हम निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। लाइक हम आई थिंक अगर मैं देखूं तो हमारे बाकी रूटीन्स के लिहाज से हम बहुत टाइम वेस्ट भी कर देते हैं बैठे हुए। इवन लाइक आप सोशल मीडिया की एप्स पे, हमारे स्टूडेंट्स क्या हम सब लोग लाइक कितना टाइम आप टिकटॉक खोल के बैठ जाएं,
तो उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम लोग कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लाइक आपको पता भी नहीं चलता। वही टाइम आप 1 घंटा लगा दें कि आप, और आपको पता हो कि लाइक आपका एक सर्कल है, हमने बैठना है, जैसे हमारी क्लास का टाइम है, और अगर फॉर एग्जांपल अभी क्लास का टाइम नहीं होता तो मैं आराम आराम से लगी होती है, अच्छा मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, मुझे पता है क्लास का टाइम है, ओके आई हैव टू कंप्लीट दीज थिंग्स बिफोर आई हैव टू स्टार्ट द क्लास। तो वो एक आई थिंक रूटीन बन जाती है एक इंसान की, इंसान ज्यादा आई थिंक जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है जब आपके पास स्पेसिफिक डेडलाइंस होती हैं। तो आप लोग इन चीज़ को फॉलो करिएगा, और होपफुली इंशाल्लाह जो है आप भी हमें दुआएं देंगे जैसे हम सर जफर, सर रिजवान वगैरह को दुआएं देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मशीन लर्निंग ऑपरेशंस में कुछ मेन टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बट वी वुड नॉट बी स्पेसिफिक टू दीज टॉपिक्स। हम जैसे जैसे मुझे रिक्वायरमेंट फील होती रहेगी हम इनमें ऐड भी करते रहेंगे। प्रॉब्ली हम थोड़ा सा कहीं पे हो सकता है थोड़ा सा डाइवर्ज कर जाएं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना क्या किस वक्त डिलीवर करना चाहिए, राइट। तो हम देखेंगे कि जैसे कि टॉपिक्स में मैंने लिखा हुआ है कि एमएल ऑप्स के बारे में करेंगे, गेट के बारे में देखेंगे, YAML के बारे में देखेंगे, पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे, एमएल फ्लो के बारे में, डॉकर मशीन लर्निंग के बारे में, और जो है फास्ट एपीआई के बारे में, ठीक है। बट बिफोर इवन स्टार्टिंग दैट हम बात करेंगे कि एआई की कहानी क्या है और ये आजकल कहाँ पे, वेयर डू वी स्टैंड एट द मोमेंट। तो सबसे पहले जी जी प्लीज, इज देयर एनी क्वेश्चन? सो सबसे पहले बात है कि हम एआई की बात करते हैं कि सबसे पहले जो द वाइडर डोमेन इज एआई। एआई इज बेसिकली, आपके ख्याल में आप मुझे बता सकते हैं, इफ एनीवन वांट्स टू टॉक अबाउट, कि आपके ख्याल में एआई क्या है? आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना आइडियाज दे सकते हैं कि आपके ख्याल में एआई क्या है। तमाम वो टास्क जो कि हम सोच समझ कर और रीजनिंग करके करते हैं, वो सब टास्क हम एआई से करवाना चाहते हैं। थिंक दैट्स एआई। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम जी जी प्लीज, एनी अदर? मैम, आई थिंक इसका एआई ये है कि हम मशीन को इस काबिल बना देते हैं कि वो खुद से थिंक कर पाती है, खुद से बिल्कुल प्रोड्यूस कर पाती है। बिल्कुल सही बात है। इंटेलिजेंस, व्हाट वी कॉल इंटेलिजेंस, तो जब हम मशीन के अंदर इंटेलिजेंस डाल देते हैं तो वो दैट कम्स अंडर एआई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक कि मशीन हैज द इंटेलिजेंस, इट इज नॉट डूइंग, इट इज नॉट गेटिंग द इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैटर्न्स। वो कोई इन्फ्रेंस किसी पैटर्न से नहीं ले रही कि हमने उसको कोई इफ एंड एल्स दिया हुआ है। वो अपनी इंटेलिजेंस से चीज़ों को लर्न करती है और उसके अंदर फिर वो उसको परफॉर्म करती है। अब इसके अंदर बहुत बहुत डिफरेंट डोमेन्स आ जाती हैं एआई की। फिर अगर थोड़ा सा इसको शॉर्टर डोमेन में देखें तो मशीन लर्निंग आ जाती है। मशीन लर्निंग के अंदर जैसे हमारा स्पेसिफिकली हमारे जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आते हैं, जो जब हम एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम को यूज करते हुए जब एआई को यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग, वेयर अ मशीन लर्न्स फ्रॉम द पैटर्न फ्रॉम द डेटा एंड परफॉर्म्स इंटेलिजेंटली, ठीक है। तो वो मशीन लर्निंग की डोमेन आ जाती है। तो मेन वाइडर डोमेन इज एआई, एआई में मशीन लर्निंग आती है, ठीक है। और इसके अंदर आपके बहुत सारे, जैसे आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, और ये सारे एल्गोरिदम्स और डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। तो वो आपका मशीन लर्निंग का सिनेरियो आ जाता है। फिर विद इन मशीन लर्निंग, अगर आप न्यूरल नेटवर्क की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, बैक प्रोपोगेशन वट, तो जब न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, उस आइडिया से जब हम मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज डीप लर्निंग। और हम जो ज्यादातर डीप लर्निंग को हम यूज करते हैं इमेज रिकग्निशन वगैरह के अंदर और स्पीच रिकग्निशन के अंदर, राइट। और फिर इसके अंदर फिर और इसको वाइडर कर स्मॉलर डोमेन में चले जाएं तो हमारे एलएलएम्स आ जाते हैं, विच आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो कि आजकल आप चैट जीपीटी और ये सारा कुछ देख रहे हैं, ठीक है। और दिस इज हाउ लाइक अ ब्रॉडर ओवरव्यू, ठीक है। तो अभी हम इस कोर्स में एक वेरी बेसिक सा मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम बनाएंगे, ठीक है। जो बेसिकली, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप इसको अपने लिहाज से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल एक फ्रॉड डिटेक्शन का है, तो आपके पास एक डेटा होगा, हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे और उस डेटा को एनालाइज करते हुए हम देखेंगे कि जो है हाउ मच चांसेस देयर आर फॉर फॉर अ क्यूरी टू बी अ फ्रॉड डिटेक्टेड और नॉट, राइट। सो इसी तरीके से लोन अप्रूवल की एक एग्जांपल हो सकती है
कि depending upon the data that has been provided, we will see like if the loan should be approved or if there is a possibility of the loan being approved or not approved, right? कि लोन अप्रूव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, डेटा के ऊपर डिपेंड करते हुए, राइट? तो बात ये कि ये तो सिर्फ मशीन लर्निंग की बात हो रही है, लेकिन हमने एमएल ऑप्स का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करना है, विल गेट बैक टू इट। अच्छा, सबसे पहले अगर हम ट्रेंड देख लें कि जो एमएल ऑप्स की मार्केट है, ठीक है, तो वो लाइक इट इज सिग्निफिकेंटली राइजिंग एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रोज सिग्निफिकेंटली इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। अभी अगर आप इस ट्रेंड के लिहाज से देखें तो इट्स 2.08 बिलियन मार्केट है इस वक्त, जो कि दैट इज सीम्स टू बी प्रोग्रेसिंग, हैज प्रोग्रेस्ड टू 2.98, और ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी इन नेक्स्ट ईयर, और इस तरीके से। और इसी तरीके से आई वांटेड टू पेस्ट अनदर चार्ट, लेकिन खैर वो मुझे जहन से निकल गया उसको पेस्ट करने का, बट एनी हाउ व्हाट दैट चार्ट वाज सेइंग कि अब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर एमएल ऑप्स का एक अलहदा डिपार्टमेंट है, टाइटल है एमएल ऑप इंजीनियर्स का, राइट? तो ये ऐसा नहीं है कि आप एक कोर्स पढ़ रहे हैं तो एमएल ऑप्स बस, ठीक है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड समथिंग है, इट इज अ टोटल डिफरेंट डोमेन, ठीक है, कि जहाँ पे आपका एमएल ऑप्स के इंजीनियर्स होते हैं, और जो भी बड़ी कंपनीज हैं उसके अंदर एमएल ऑप्स के इंजीनियर फॉर श्योर होते हैं। जैसे हमारी कंपनी में एमएल ऑप्स के इंजीनियर है, जो मेरी पिछली कंपनी थी उसमें एमएल ऑप्स के इंजीनियर थे, डेव ऑप्स के इंजीनियर थे। तो दिस इज अ कंप्लीट फील्ड ऑन इट्स ओन। मशीन लर्निंग इज वन पार्ट, बट ये इट्स नॉट लाइक के, I mean, it's part. How should I say? कि I mean, it's a field in its own self, right? अच्छा, ये हम इसके बारे बाद में आते हैं। तो अच्छा, अगर हम एमएल ऑप्स की वैसे बात करें तो वो बेसिकली मर्ज करता है मशीन लर्निंग को, डेव ऑप्स को और डेटा इंजीनियरिंग को, ठीक है। तो अब बात आती है कि व्हाट इज डेव ऑप्स। तो हम सबसे पहले डेव ऑप्स की बात देखते हैं कि डेव ऑप्स कब आया, क्यों आया, क्या कहानी थी, ठीक है। जब एक नॉर्मल आप अगर आपको लगेगा मेरी स्पीड ज्यादा फास्ट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी टू स्लो डाउन। तो अगर आप जैसे एक नॉर्मल सिनेरियो होता है, ठीक है, पहले पहले जमानों में अगर थोड़ा सा टाइम पहले देख लें, एसडीएलसी का एक सिस्टम, आपको पता है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। और कोई बता सकता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, लाइक एक जनरल ओवरव्यू कि हम क्या फॉलो करते हैं, क्या स्टेजेस होती हैं एसडीएलसी की? रिक्वायरमेंट गैदरिंग फॉल मॉडल इसमें फॉलो, टाइमिंग जी होती है, उसके बाद एनालिसिस, हम कोडिंग करते हैं, उसकी टेस्टिंग और फिर डिप्लॉयमेंट। बिल्कुल, डिप्लॉयमेंट। रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, कोडिंग होती है, डिजाइन वाली चीज होती है, फिर टेस्टिंग फेज होता है, फिर मेंटेनेंस पे चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग से, फिर हम प्लानिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम देखते हैं कि मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिकली करना क्या है, मतलब क्या चाहिए क्या उससे, यूजर से, राइट? और हम हर तरह की रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, हर तरह की रिक्वायरमेंट्स हम गैदर कर लेते हैं। उसके बाद हम प्लानिंग पे जाते हैं, फिर हमने प्लान करना होता है कि अच्छा हम प्लान कि हम इसको किस तरीके से लेके चलेंगे, राइट? उसके बाद फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हम समटाइम्स प्रोटोटाइप्स बनाते थे इसी ज़माने में, लेकिन अभी भी बनती हैं, बट वाई फ्रेम्स बनते हैं या जो भी जिस तरह भी डिज़ाइनिंग के प्लेटफॉर्म हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम डेवलपमेंट में जाते हैं, डेवलपमेंट के बाद फिर हम टेस्टिंग में जाते हैं, जो टेस्टिंग होती है उसमें क्वालिटी भी आ जाती है, क्वालिटी इंश्योरेंस के लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्शन में जाती है जो हमारी जो भी टूल होता है, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है, और फिर हम मेंटेनेंस में करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक बंदी थी एमीला, फॉर एग्जांपल एमीला को कंसिडर करते हैं, एमीला एक बंदी है, राइट? अब ना वो उसके पास एक बिजनेस था, उसने वो बिजनेस को जो है वो ऑनलाइन करना था, ठीक है। वो एक टीम के पास आई जो डेवलपर्स थे और ऑपरेशनल की टीम थी, ठीक है। उसने आके उनसे कहा कि भाई मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हाँ, वी हैव द डेवलपर्स एंड वी हैव द ऑपरेशन टीम, तो हम वी कैन हेल्प यू विद दैट थिंग, राइट? तो हुआ क्या कि उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई। अब अच्छा, अब बिफोर इवन वी गो टू दैट थिंग, हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एंडी एक बंदा कंसिडर कर लेते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम का बंदा है, ठीक है। तो एंडी ने बताया एमिला को कि मेरे पास लाइक हम अगर जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो देर आर टू वेज। एक होता है वाटरफॉल, आई मीन देर आर नॉट ओनली टू वेज, देर कैन बी मेनी वेज, आई मीन देर आर फ्यू वेज, लेकिन हम स्पेसिफिकली दो की बात करते हैं। तो उसने कहा कि मेरे पास एक वाटरफॉल मॉडल है। जी इमराना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मैम आपकी स्क्रीन जो है ना वो जूम आउट हुई हुई है और हमें वो फुल नजर नहीं आ रही।
जूम कुछ आउट। पोर्शन नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं वही दिखाना चाह रही हूँ आपको भी फिलहाल। ओके। आपको ये वाला इनिशियल लॉन्च नजर आ रहा है प्रोजेक्ट का, राइट? या हाँ जी, तो वो कोई मसला नहीं, क्योंकि दिस इज एक्चुअली वाइट बोर्ड, तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स रखे हुए हैं जो मैंने एक्सप्लेन करने हैं। तो इस वजह से सो एट द मोमेंट आई वांट टू फोकस ऑन दिस पार्ट, राइट? तो फिर हम जब Okay, ma'am, keep it. जी, तो अच्छा, उसने कहा कि हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ठीक है? एक वाटरफॉल होता है और एक एजाइल मेथोडोलॉजी होती है। अब कोई मुझे बताएगा कि वाटरफॉल और एजाइल में क्या डिफरेंस है? मैम, जो अजाइल मेथोडोलॉजी होती है इसमें हम किसी भी पॉइंट पे जाकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो वाटरफॉल मॉडल है तो उसमें चेंज लाना बहुत टफ है। बिल्कुल सही बात है। तो जी, ऐसा है, वाटरफॉल में एक स्टेप कंप्लीट हो तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट कर सकते हैं, 100% कंप्लीट हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके अंदर होता ही है कि हम जैसे रिक्वायरमेंट का फेज हमने पूरा किया, उससे सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स ली, और फिर वो अगले प्लान पे गए, ठीक है? फिर डिजाइन किया और सारा कुछ किया और आखिर तक पहुंचे, तो पता चला, और ये प्रीवियसली यूज होता था, तो पता चला कि भाई ये तो रिक्वायरमेंट के अंदर मसला था, जो कि अक्सर हो जाता है, ठीक है? तो पूरा का पूरा जो स्टेप्स थे वो खराब हो गए और आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो उन्होंने बताया कि एंडी ने एमिला को बताया कि भाई हमारा एक तो ये तरीका है और दूसरा एजाइल मेथोडोलॉजी है। तो उसमें हम थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट लेंगे और थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। सो बिल्ड एज यू गो, ठीक है? तो एमिला ने कहा कि हाँ भाई मुझे तो एजाइल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब क्या हुआ कि हमारे पास एक डेवलपर्स की टीम आ गई, राइट? आई डोंट नो इफ आई कैन एनोटेट हियर। तो यहाँ पे हमारी एक डेवलपर्स की पार्ट टीम आ गई, ठीक है? इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी डेवलपमेंट की, ठीक है? और इन्होंने अपना जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पार्ट अपना सॉफ्टवेयर का डेवलप करके, ठीक है, इन्होंने ऑपरेशंस की टीम को अपना वो दिया, ठीक है? अब जब ऑपरेशंस की टीम के पास गए, ये ऑपरेशंस दो पार्ट्स होते थे डेव ऑप्स से पहले, दे आर टू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है? एक ऑपरेशंस का पार्ट होता था और एक डेवलपमेंट का पार्ट होता था और एक ऑपरेशंस का पार्ट होता था, ठीक है? अब जो डेवलपमेंट के पार्ट में उन्होंने क्या क्या पार्ट किए, उन्होंने अपना जैसे फॉर एग्जांपल कोड डिजाइन किया, रिक्वायरमेंट गैदर वगैरह जो भी करके उन्होंने क्या किया कि अपना एक पार्ट ऑफ द मॉड्यूल क्रिएट कर लिया, सही है? अब उन्होंने क्रिएट करके ऑपरेशंस को दिया कि तुम इसको जो है डिप्लॉय कर दो, ठीक है? अब इन्होंने अपनी तरफ यूनिट टेस्टिंग वगैरह कर ली थी, अपने लिहाज से टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली थी। अब ऑपरेशंस की टीम ने, और ये एजाइल मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, इन्होंने एक पार्ट बनाया और इन्होंने एक पार्ट इनको सेंड कर दिया कि भाई तुम इसको ऑपरेशंस को कहा कि तुम इसको सर्वर पे डिप्लॉय कर दो, ठीक है? अब जो ऑपरेशंस की टीम थी उनको इतना नहीं पता था कि लाइक क्या कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत लेमैन की टर्म में बताऊं कि जैसे लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन के अंदर, आई मीन दे आर मच मोर देन दैट, लेकिन आपको समझाने के लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है? अब आपको पता है कि पाइथन की स्पेसिफिक लाइब्रेरीज दूसरी स्पेसिफिक लाइब्रेरीज के साथ काम कर सकती हैं, जैसे कि अगर एक वर्जन है पाइथन का और अगर टेंसर फ्लो का एक वर्जन है, ठीक है? तो अगर टेंसर फ्लो का तो चलो मतलब चलो एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2.9 हम एग्जांपल लेते हैं, दिस इज नॉट अ राइट एग्जांपल बट जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि समझिए कि टेंसर फ्लो ना बाद में आया और पाइथन 2.9 के साथ वो कंपेटेबल नहीं था, ठीक है? तो इन्होंने अपने पास एक जो है वो मतलब इन्होंने अपने लिहाज से एक कन्फिग्रेशन की, एक मतलब एक डिफरेंट मॉड्यूल्स की डिफरेंट कन्फिग्रेशंस थी, वर्जन नंबर्स थे, ठीक है? एक्सक्यूज मी। तो उसके बाद जब वो ऑपरेशंस की तरफ गया तो ऑपरेशंस को नहीं पता था कि इनके पास इन्होंने क्या अपनी कॉन्फ़िगरेशंस किए हैं। जब उन्होंने अपनी तरफ टेस्टिंग करनी शुरू की, ठीक है, और तो उनका सॉफ्टवेयर फेल हो रहा था क्योंकि इनके पास वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं थी जो कि डेवलपमेंट की टीम के पास थी, ठीक है? तो उन्होंने खैर उन्होंने ये दे गेट बैक टू देम कि भाई तुम लोग बताओ कि तुम लोगों ने, हमारे पास तो नहीं चल रहा, तुम लोगों के पास तो चल रहा है, हमारे पास नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स हैं। वो गए, उन्होंने दोबारा उसको अपडेट किया। अब ऑपरेशंस की तरफ टाइम लग रहा है ज्यादा, ठीक है? बिकॉज जो ऑपरेशंस होते हैं ना, ये वाटरफॉल इनका प्रोसेस होता है, ये ना एक इसको कहते हैं ITIL, ठीक है? ITISM, ITISM समथिंग और ITIL, ये इनके, बिकॉज ऑपरेशंस की साइड पे एजाइल मेथोडोलॉजी नहीं यूज होती है। ऑपरेशंस की साइड पे आपने एक पूरा ना फ्लो के साथ लेके चलना होता है, एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, और उसके थ्रू ही सारा कुछ होता है, ठीक है? अब इन्होंने, इनकी तरफ टाइम लगा ज्यादा, इतने में इन्होंने दूसरा जो है ना वो दूसरा पार्ट बना के उनको ऑपरेशन को दे दिया। ऑपरेशंस वाले पहले वाले में ही रो रहे थे, उनका पहला ही नहीं कंप्लीट हुआ था और ये दूसरा पार्ट आ गया। अब जो है वो प्रोडक्ट डिलीवरेबल्स लेट हो गई और एमिला का काम नहीं हुआ।
तो वो परेशान और वो एंडी भी परेशान कि अब हम क्या करें। तो देन दे हायर्ड डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। जब उन्होंने डेवऑप्स को हायर किया, सो व्हाट द डेवऑप्स डिड वाज दे ऑटोमेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, ठीक है। इसको डिलीट कहाँ से करना है? रोटेट, या डिलीट फ्रॉम हियर, ओके। सो जब डेवऑप्स की बारी आई, ठीक है, तो डेवऑप्स ने क्या किया कि ऑटोमेट किया। अब डेवऑप्स, मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी हम जिस तरह आपने बताया कि ये यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक डेव और एक ऑपरेशंस का, तो जी अब डेव में जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो अब जो ऑपरेशंस है वो जी उसमें जो हम सॉफ्टवेयर को लाइव करते हैं तो वो वाला सिनेरियो आता है इसके अंदर। जी जी। तो आपको जो डिप्लॉयमेंट है ना, ठीक है, उसमें डिप्लॉयमेंट की साइड पे डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग भी आती है, ठीक है। एंड दैट टेस्टिंग इज नॉट द यूनिट टेस्टिंग। एक तो होता है, हम इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे अभी थोड़ी सी देर के बाद, बट मैं आपको आपका क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, ठीक है। उसके अंदर आता है कि सबसे पहले आपने डिप्लॉयमेंट पे सर्वर साइड पे टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है। एक तो आपके सर्वर साइड पे टेस्टिंग आ जाती है, फिर आपने सर्वर्स को जो कमीशन करना होता है, लाइक यू आर कमीशनिंग दी सर्वर्स, आपने सर्वर्स यूज करने हैं, ठीक है। आपने कौन से कितने सर्वर्स चाहिए, क्या आपका क्राइटेरिया है, ठीक है। वो सारा कुछ फिर उसको डिप्लॉय करना और फिर एक्सेसिबल करना यूजर के लिए। तो ये पूरा जो ऑपरेशंस होता है जिसमें एडमिन वाली साइड भी आ जाती है, ठीक है। ये पूरा ऑपरेशंस की साइड पे, लाइक आपका आपका आपकी अगर फॉर एग्जांपल आपको वर्चुअल मशीन्स चाहिए, आपको सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस क्या चाहिए, फिर आपका जो है वो अगर आपका इंसिडेंट मैनेजमेंट होता है उसकी जो जो भी सारे सिनेरियोज होते हैं, और फर्दर कॉन्फ़िगरेशंस के डिफरेंट फॉर एग्जांपल मॉड्यूल्स ने आपस में कनेक्ट कैसे करना है, किस लेवल पे उनकी उनकी कनेक्टिविटी होगी, ये सारे ऑपरेशंस की साइड पे आ जाता है। तो ये है डिप्लॉयमेंट वाली साइड पे, जो बेसिकली इजी वर्ड्स में आप ये समझ लें कि डिप्लॉयमेंट इज लाइक आपका जो सॉफ्टवेयर बन गया है, इसको सर्वर के ऊपर रन करना इन अ फॉर्म कि वो एग्जीक्यूटेबल है और वो यूज कर सकता है कोई भी उसको, समझ लें, ठीक है। कि क्लाउड के ऊपर आपका डिप्लॉय हो गया सॉफ्टवेयर ताकि कोई यूज कर सके, दिस इज द पार्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो जब डेवऑप्स को हमने कंबाइन किया तो हमने क्या क्या चीजों को कंबाइन किया। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बात की कि जो डेव है दैट इज एजाइल, ठीक है। रेगुलर और क्विक चेंजेस होती हैं। ऑप्स के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर ITIL को वो फॉलो करते हैं, जिसके अंदर आपका क्या होता है, एक स्टेबिलिटी हमें चाहिए होती है, वाटरफॉल मॉडल होता है, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो हाई लेवल के ऊपर, हाई अभी हम डिटेल तो बाद में देखेंगे, हाई लेवल के ऊपर क्या होता है ऑटोमेशन के अंदर क्या आएगा, कि हम क्या करेंगे, जो कोड बिल्ड है, ठीक है, कोड बिल्ड जैसे कि कमिट होता है, जैसे ही हम कमिट करेंगे तो वो एक आपका कोड बिल्ड हो जाए, ठीक है। वो जो कोड बिल्डिंग है, और फिर आपकी यूजर साइड की जो टेस्टिंग है, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर इफ आई कैन राइट द स्टेप्स हियर दैट वुड बी गुड। आई थिंक मेरे पास ना, इसको तो मैं मैम आप एनोटेशन में टेक्स्ट यूज कर सकते हैं अगर आप राइट करना चाहते एनोटेशन में, या दिस वन राइट, ओके। सो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑटोमेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या पार्ट आते हैं, ठीक है। विल राइट इट डाउन कि ऑटोमेशन के अंदर हमारे पास मेन चीज, अभी हम इसको डिटेल में तो खैर 2 मिनट बाद देखते हैं, मगर एक क्विक उसको देखते हैं, जनरलाइज उसको बर्ड ओवरव्यू देखें तो, ठीक है। तो आपका कोड बिल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी कोड टेस्टिंग आ जाती है। अब ये टेस्टिंग की दो स्टेजेस हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आ जाती है, और उसके बाद हमारी इंफ्रा चेंजेस आ जाती हैं, और उसके बाद हमारा डिप्लॉयमेंट आ जाती है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हम ऑटोमेट करते हैं डेवऑप्स के अंदर, ठीक है। कि हमारा कोड बिल्ड हो, फिर टेस्ट हो जाए, फिर सॉफ्टवेयर लेवल पे उसकी टेस्टिंग हो जाए, इंफ्रा जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होती हैं, जो भी आपने जो सर्वर्स हैं उनको कमीशन करना है, आपने वर्चुअल मशीन्स को ट्रिगर करना है, जो जो भी काम करना है, और फिर आपका जो है वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट की स्टेज पे आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अब होता क्या है कि अगर हम डिटेल में अब जाना चाहें कि डेवऑप्स के अंदर ना डिटेल में क्या हो रहा होता है, आपने एक ना कॉन्सेप्ट अक्सर आपने देखा होगा, जब आप अगर नहीं भी देखा होगा तो जब आप जॉब अप्लाई करना शुरू करेंगे ना, तो आप वो अक्सर कहते हैं CI/CD पाइपलाइन। डज एनीवन हैव एन आइडिया व्हाट CI/CD पाइपलाइन मींस? कंटिन्यूस हैं। इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट। जी। और इसमें क्या हो रहा होता है, बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? इसमें मैम ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम कोड लेट्स सपोज अब गिट को यूज करें ना, तो हमने भी एक सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस की तो हमने गिट के ऊपर उसको पुश किया तो वो फौरन साथ डिप्लॉय भी हो जाए। सही है, बिल्कुल ठीक है। और अगर थोड़ा सा इसके बारे में कोई डिटेल बताना चाहेगा, क्या क्या स्टेप्स होते हैं?
चलें हम इसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी, CI/CD। अच्छा, इसका CI/CD एक्चुअली स्टैंड्स फॉर टू थिंग्स, लाइक CI तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होती है, और जो CD पार्ट होता है उसको हम कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और कंटिन्यूस डिलीवरी भी कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका सबसे पहले आपका आता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो व्हाट इज वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम? Git. Git। एंड व्हाई डू वी से कि ये वर्जन कंट्रोल है? क्योंकि इसमें जब आप अपना कोड कमिट कर रहे होते हैं ना, इसमें जब अपना कोड सेव कर रहे होते हैं तो उसकी उसकी वर्जनिंग ऑटोमेटिकली हो रही होती है। मेंटेन हो रही थी, वर्जनिंग ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रही थी, राइट। तो अगर जो है बाकी सबके लिए भी, कि हम स्टार्ट करते हैं गिट से, ठीक है। और गिट हमारा गिट लैब, या आप समझ गिट हब, सॉरी, ठीक है। गिट हब हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे हमारा गिट की बात करें तो वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। उसका मकसद क्या होता है कि जैसे जैसे पहले टाइम में मुझे याद है कि जब हम पहले पहले असाइनमेंट्स करते होते थे, या लाइक जब मैं पहले बैचलर्स मास्टर्स किया था मैंने, ठीक है, उस वक्त क्या होता था कि एक कोड लिखा, ठीक है, और तब तो ये गिट नहीं आया हुआ था, सही है। तो उस हमने कोड लिखा, उसके अंदर लगा कि नहीं ये कोड सही नहीं है, इसके अंदर कोई मसला है। अब इसको चेंज करने के लिए पहले मैंने क्या करना है कि उस फाइल को जाके कहीं सेव करना है, ताकि अगर गलत हो जाए तो मैं इसको वापस ले आऊं। सो इट वाज लॉट ऑफ हैक्टिक वर्क, ठीक है। फिर आपको समझ नहीं आता था, अच्छा इसका इतना पार्ट वापस लेके आना है, या इसका बाकी का पूरा पूरे फाइल में दोबारा लेके आऊं, क्योंकि दूसरी फाइल के अंदर कुछ पार्ट, कुछ फंक्शंस सही चल रहे होते थे, कुछ नहीं सही चल रहे होते थे। तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक मसला होता था, ठीक है। तो अब क्या होता है गिट के अंदर, क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो है वो वर्जन, मतलब कि आपका क्या होता है कि कोलैबोरेशन होती है। जैसे एक प्रोजेक्ट है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो डिफरेंट लोग उसके ऊपर मल्टीपल एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बनानी है, और उस कैलकुलेटर की एप्लीकेशन में हमें पता है कि इनपुट दो नंबर ही होंगे, एक ए होगा और एक बी होगा, राइट, और उसका एक रिजल्ट होगा, ये तो हमें पता है। बहुत छोटी एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि कोलैबोरेशन कैसे होती है। अब ये तो पता है, ठीक है, कैलकुलेटर में ऐसे ही होता है ना, हम दो नंबर देते हैं और उसका रिजल्ट आता है, राइट। तो अब इसके अंदर तीन चार फंक्शंस हैं, एक प्लस माइनस डिवाइड और सब्ट्रैक्ट का, राइट। तो क्या जरूरी है कि ये एक के बाद एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो? मल्टीपल टाइम पे भी तो काम हो सकता है। एक बंदा जो है वो प्लस का फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, एक बंदा जो है वो माइनस का फंक्शन एग्जीक्यूट बना रहा है, बना सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल लोग एट द सेम टाइम एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और वो ब्रांचिंग के थ्रू करते हैं, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम मल्टीपल लोग एक प्रोजेक्ट पे साइमल्टेनियसली काम करते हैं, ठीक है। तो गिट एक तो आपको कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपने, एक बंदे ने अपना प्लस का फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसने जो है वो थोड़ा सा उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंसिवली लेके चलूं, ठीक है। उसने उसको थोड़ा सा ज्यादा फैंसी करने की कोशिश की, तो वो जो चलता हुआ फंक्शन था वो भी चलना बंद हो गया, ठीक है। अब उसको टेंशन कि अब मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने अपने मैनेजर को डिलीवर करना है, अब मैं क्या करूं? तो वो क्या करेगा कि वो अपने पिछले वर्जन के ऊपर आके एटलीस्ट अपने मैनेजर को अपनी करंट जो कमिट है, या करंट जो भी उसके पास जो रनिंग स्टेट है अपने कोड की, वो सबमिट कर देगा, और मीनवाइल वो अपने कोड के अंदर अपडेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात हो गई। अब तो सबसे पहले जब हमारे पास ये आता है, डेवऑप्स की बात होती है, तो हमारा स्टार्ट होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम से। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम में जिसकी बात हम भी करेंगे और जो मोस्ट वाइडली यूज होता है वो होता है गिट हब, ठीक है। तो हमारी रिपोजिटरी, जो कि रिपोजिटरी एक प्रोजेक्ट को हम कह सकते हैं, तो वो हमारी रिपोजिटरी हमारे वहाँ पे पड़ी होती है, गिट हब के ऊपर पड़ी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहे हैं मल्टीपल लोग काम, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे और इसके आगे हमारे पास नॉर्मली फॉर एग्जांपल, अब अगर CI/CD पाइपलाइन का एक सॉफ्टवेयर का हम नाम लें तो वो होता है जेंकिंस, ठीक है। जेंकिंस को हमने कॉन्फ़िगर किया होता है गिट के साथ, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि आप यही पाइपलाइन यूज करें, इस पाइपलाइन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। अब होता है क्या है कि जब एक यूजर कमिट करता है, तो जब कमिट करता है तो यहाँ पे जेंकिंस के पास जाता है, जहाँ पे आपका फर्स्ट बिल्ड क्रिएट होती है, ठीक है। अच्छा, जब ये बिल्ड क्रिएट होती है तो यहाँ पे क्या क्या एक्शंस परफॉर्म होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की
पैकेज मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि ग्रेडल हो गया, मेवन हो गया, मेक हो गया, ठीक है, ब्लेड हो गया, डिफरेंट तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की एप्लीकेशन आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि इसमें होता ही है कि आपको आपको पता है कि जैसे हम जावा यूज़ कर रहे हैं या कोई भी हम किसी भी लैंग्वेज में हम कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि अ, हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है ना, कि हमने इंपोर्ट करनी होती है, तो लेकिन हमने उन लाइब्रेरीज को भी साथ साथ रखना होता है, ठीक है। तो अगर हम अब अगर कोई हम कॉम्प्लेक्स जावा एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उस कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की लाइब्रेरीज को मेंटेन करना, उसको पूरा पैकेज के फॉर्म में बनाना। तो वो सारा काम यहाँ पे जेंकिंस पे ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा पैकेज जो है ना वो रखा हुआ है, पैकेज मैनेजर आपने आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे ये जेंकिंस के पास आते हैं, इसके पास एक और काम होता है। एक और काम क्या होता है कि ये यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करता है। अगेन आई एम सेइंग कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है स्ट्रक्चर और ज्यादा सिंपल भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कि आपको समझ आए कि हो क्या रहा होता है बिहाइंड द सीन, ठीक है, ऑटोमेशन कैसे हो रही होती है। अच्छा, जहां पे हमारा कोड पड़ा होता है ना, ठीक है, यहाँ पे हमारी एक टेस्ट फाइल भी पड़ी होती है, ठीक है। और ये जो टेस्ट फाइल होती है ये जेंकिंस के ऊपर जाके, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। ये यहाँ पे लाइक जे यूनिट भी होता है, मगर आप जे यूनिट वगैरह को फॉरगेट करें, भूल जाए। मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाती हूँ कि टेस्टिंग होती कैसे है, ठीक है। अच्छा, आपने अपना वहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे ना आपके जहाँ पे रिपोजिटरी पड़ी है, यहाँ पे आपकी एक टेस्ट फाइल पड़ी होगी। वो उस फाइल ने करना क्या है, उस फाइल में लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है, 2 and 4, ठीक है। इसी तरीके से कोई और भी चीज लिखी होगी, 3, उप्स सॉरी, किधर गया, 3, 2 इक्वल टू और 5, ठीक है। तो टेस्टिंग किस तरीके से होती है, वो खुद ही लाइक यहाँ पे ऑटोमेशन के अंदर वो खुद देखते हैं कि जो पहला ऑपरेंड है ये दिस विल बी द फर्स्ट ऑपरेंड, दिस विल बी माय सेकंड ऑपरेंड, एंड दिस शुड बी द रिजल्ट, और वो फिर उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टेस्ट फाइल्स बनाते हैं। मतलब ये अगर आपने खुद बनानी हो, जैसे कि जब मैंने फोर्स स्काउट में जॉब स्टार्ट की थी ना, तो देन जब एज अ इनिशियल एक्सरसाइज, क्योंकि बाद में तो ये सारा कुछ ऑटोमेट हो जाता है, लेकिन एज एन इनिशियल एक्सरसाइज आवर मैनेजर आस्क्ड अस कि हम ये टेस्ट फाइल भी खुद क्रिएट करें, ताकि हमें पता चले कि पीछे बिहाइंड द सीन काम कैसे हो रहा होता है। तो जब यहाँ पे जेंकिंस के ऊपर आता है, तो वहाँ पे आपकी कंपाइलर की लाइक सिंटेक्स टेस्टिंग, वो सारे टेस्टिंग वेस्टिंग होने के बाद कि आपका कोई और इस तरह का क्लैश तो नहीं है, फिर वो आपकी टेस्टिंग करता है कि नॉर्मल आपका जो हाई लेवल आपका जो सॉफ्टवेयर है जिस तरह उसको चलना चाहिए वो उसी तरह चल रहा है। तो वो ऑपरेंड के लिहाज से उसका रिजल्ट को कंपेयर कंपेयर करता है, रिजल्ट ठीक होता है तो वो लाइक वो यहाँ पे एक बिल्ड जनरेट कर देता है। जब वो बिल्ड जनरेट करता है तो वो जाती है आपकी आर्टिफैक्ट्री में, ठीक है। अब इस आर्टिफैक्ट्री के अंदर जैसे कि जे फ्रॉग आप समझ लें, ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्रीज, ठीक है। तो एक आर्टिफैक्ट्री का नाम होता है जे फ्रॉग, जो कि हमने यूज किया था, सही है। इसके अंदर डिफरेंट ट्रीज होती हैं, एक होती है फॉर एग्जांपल डेव ट्री होती है, ठीक है, और एक होती है रिलीज ट्री, सही है। एक डेव ट्री होती है और एक रिलीज ट्री होती है, ठीक है। तो जब अभी हमारा सॉफ्टवेयर ना डिप्लॉय नहीं हुआ, अभी सिर्फ एक यूजर ने एक बंदे ने चेंज किया, अपना कोड बनाया है ऐड का, उसने जेंकिंस को ट्रिगर किया, जेंकिंस ने उसको वेरीफाई किया, बिल्ड कर दिया पैकेज को, उसने जाके उसको यहाँ पे डेव के अंदर जाके रख दिया है, ठीक है। उसने यहाँ पे डेव लाइक अपनी आर्टिफैक्ट्री के अंदर रख दिया है, ठीक है, कि भाई ये जो है ये मैंने लाइक मेरा टू गो है क्वालिटी क्यूए वालों के लिए, कि क्यूए मेरे कोड को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी आकिब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम, आई हैव अ लिटिल क्वेश्चन। जी मैम, सबसे पहले तो आपने बताया कि जब हमारा वर्जन कंट्रोल से आगे हमारे पास जेनकिन में जाता है तो उसका फर्स्ट बिल्ड क्रिएट होता है। मैम, बिल्ड हमारे पास डॉकराइज या कंटेनराइज करते हुए सिर्फ होता है, या ये नो हमारे पास वैसे भी जब हम इसको करते हैं स्टेजिंग स्टेज पे, जब हमारे पास जाता है कोड हमारा वर्जन कंट्रोल जी वर्जन जी कंट्रोल पे, तब भी ये कंटेनर इसको मतलब बिल्ड क्रिएट करता है? अगर मैम करता है तो वो किस चीज़ का बिल्ड होता है? वो इसका मतलब कोई अलग से कंटेनर होता है, या वो अलग ही मतलब इसकी स्टेजिंग का कंटेनर बिल्ड होता है? देखिए, काइंडली मैम। इसमें कॉन्सेप्ट आता है जो स्टेजिंग वाली बात है ना, ठीक है। तो आप इसको लाइक इट्स सो देयर आर टू थिंग्स। एक तो वो जो जेंकिंस जो गिट की स्टेजिंग होती है, दैट इज वन थिंग, कि जिसमें आपने कमिट करके और आपने अपनी ब्रांच के अंदर कमिट करना होता है ना। ओके, सो हियर आई वुड एक्सप्लेन दैट कि होता क्या है
वो जो स्टेजिंग वाली बात है ना, अगर अगर अभी आप भूल जाए तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो जो गिट की स्टेजिंग है दैट इज समथिंग एल्स, हम इस वक्त उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो गिट की स्टेजिंग है और फिर उसने जो कमिट होना है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट। ये है कि आपकी स्टेजिंग एरिया क्लियर हो चुका हुआ है और अब हमने कमिट कर दिया है, यूजर ने स्टेजिंग एरिया से निकल आया है और वो कमिट कर रहा है कोड, उसको पता है कि उसका कोड ठीक है। दिस इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्टेज जो कि हमारी गिट के अंदर स्टेज होती है। अगेन, कि एक स्टेज का कॉन्सेप्ट आता है जो गिट के अंदर होता है, जो हमारा इंटरमीडिएट स्टेज होती है, जहां पे हमारा कोड जाके बैठता है बिफोर इट कमिट्स, और वो जो पार्ट ऑफ द वर्जन कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि हमारा वर्जन बन गया, ठीक है, हमारा नया वर्जन बन गया जब जेंकिंस में गया, ठीक है। तो जेंकिंस ने नया वर्जन बना दिया, अभी हमारा कंटेनर रन नहीं हुआ, ठीक है। अभी सिर्फ वो एक पैकेज के फॉर्म में बिल्ड होके उस आर्टिफैक्ट्री के अंदर जाके एज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके जब वो अपलोड हो जाता है, ठीक है, जे फ्रॉग के अंदर, तो फिर क्वालिटी टीम का पार्ट आता है। क्वालिटी टीम क्या करती है कि वो लाइक ऑप्स का पार्ट आप समझ लें, ऑपरेशंस का पार्ट आता है। फिर क्वालिटी टीम क्या करती है कि अपने जो उनके इन हाउस सर्वर्स होते हैं, ठीक है, उन इन हाउस सर्वर्स के अंदर वो जाके यहाँ पे ये अपनी इसका जो भी डेव का उनका होता है पैकेज होता है, यहाँ पे वो अपने वो करते हैं, कमीशन करते हैं अपने कंटेनर्स को, अगर उन्होंने कंटेनर्स के फॉर्म में रन करना होता है, जो भी उनका तरीका होता है रन करने का, ठीक है। और यहाँ पे वो उसको जाके डिप्लॉय करते हैं अपने उसको सॉफ्टवेयर को, और फिर उसको टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे जो टेस्टिंग वो लोग करते हैं वो 3 तरह की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। वो टेस्टिंग करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, लाइक यहाँ पे वो उसको बाकी एप्लीकेशन के साथ मर्ज करके, ठीक है, फिर देखते हैं कि इसका क्या ये एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने यूनिट टेस्टिंग की ना कि वो स्पेसिफिकली वो जो उतना पार्ट है वो सही चला है कि नहीं चला है। यहाँ पे जाके वो देखते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, जब उसको दूसरे कंपोनेंट्स के साथ कंपेयर इंटीग्रेट करके टेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे वो लोड टेस्टिंग करते हैं और परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, ये क्यूए वाला पार्ट आता है, ठीक है। जब क्यूए अपना हर तरफ वो कंफर्म कर देता है कि या एवरीथिंग इज गुड टू गो, देन वो दोबारा से बिल्ड ट्रिगर करता है, और वो जो बिल्ड है किधर गया हमारा वो जे फ्रॉग, जो क्यूए वाले हैं, ठीक है। जब क्यूए वाले कंफर्म कर देते हैं तो ये जो क्यूए वाले हैं, ठीक है, जब ये क्यूए वाले कंफर्म कर देते हैं तो ये दोबारा से बिल्ड ट्रिगर करते हैं, ठीक है। और जब बिल्ड ट्रिगर करते हैं तो ये इसकी रिलीज ब्रांच में चली जाती है, ठीक है। जब ये रिलीज ब्रांच में चली जाती है, ठीक है, ये क्यूए वाले की रिलीज ब्रांच में चली जाती है, ठीक है। अब जब रिलीज ब्रांच में चली जाती है तो दिस इज CI/CD कंटिन्यूस डिलीवरी, ये डिलीवर हो गया है, लाइक दिस पैकेज इज गुड टू गो फॉर प्रोडक्शन, ये डिलीवर हुआ है, बट दिस इज नॉट डिप्लॉयड, ठीक है। उसके बाद जब ये सॉफ्टवेयर यहाँ से उठा के, ये जो भी आपका मॉड्यूल था, ठीक है, जब ये कंटेनर्स में लाइव डिप्लॉय हो जाता है, ठीक है, ताकि इसको जो पब्लिक है वो यूज कर सके। फॉर एग्जांपल वो कैनेरी में कर रही है, ये प्रोड एनवायरनमेंट में कर रही है। कैनेरी में होता है कि कुछ थोड़ी हम ट्रैफिक को अलाउ करते हैं ताकि वो यूज कर सके, पूरी ट्रैफिक को इसकी तरफ हम इसको डाइवर्ट नहीं करते हैं, जस्ट टू टेस्ट, ठीक है। तो वो जो कैनेरी के अंदर वो डिप्लॉयमेंट है, ये प्रोड के अंदर डिप्लॉयमेंट है, जब हम अपना ये रिलीज उठा के इसके अंदर डालते हैं तो दैट पार्ट इज कॉल्ड द कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट फेज, और ये सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेट किया होता है। तो अब अगर मैंने इसके स्टेप्स लिखने हो तो आई विल राइट द स्टेप्स। मैम जी, मैम ये जो डिप्लॉयमेंट आपने बताया है, ये डिप्लॉयमेंट हमारा क्लाउड पे होगा या हमारे लोकल सिस्टम पे भी डिप्लॉय हो सकता है? इट टोटली डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स आपका, आई मीन इट्स, देखें, जरूरी नहीं है कि आप सारी डिप्लॉयमेंट ऑन वो क्लाउड के ऊपर ही करें, डिपेंड्स अपॉन किस कंपनी में आप काम करें। हो सकता है उन्होंने ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट करनी हो, ठीक है। तो अगर उन्होंने ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट करनी है तो आपका डिप्लॉयमेंट आपके अपने लोकल सर्वर्स के ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्लाउड के ऊपर डिप्लॉयमेंट करनी होती है उन्होंने, तो तब फिर क्लाउड को यूज करते हैं, और ज्यादातर AWS वो यूज कर रहे होते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी दैट यू आर वर्किंग विद, ठीक है। लाइक अभी फॉर एग्जांपल जो है ये हम जे फ्रॉग की बात करें, या ये सारे तो इंटीग्रेटेड होते हैं क्लाउड के साथ, तो फिलहाल तो हम क्लाउड की बात कर रहे हैं, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपने लाइक ऑन प्रेमिसेस करना है तो फिर तो आपका क्लाउड नहीं उस वक्त यूज हो रहा होता, तो फिर आप उसमें अपने उस पर लोकल सर्वर्स के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं कि हमारे टोटल स्टेप्स क्या होते हैं, पूरे CI लाइक पूरा CI/CD के स्टेप्स, डेवऑप्स के स्टेप, इफ आई वुड से। जी अदील।
ये जो जे फ्रॉग है ये आपका वो है, जैसे ये आपका बेसिकली इमेज कंटेनर है, जैसे जहाँ ये इमेजेस स्टोर कर रहा होता है, जी, डॉक्यूमेंट की जो इमेजेस आर्टिफैक्ट्री। होती जी जी, है। अच्छा, इट्स एन यानी बेसिकली आर्टिफैक्ट्री। आप जिस तरह डॉकर हब है, ये उसी तरह की चीज़ है, लेकिन ये आपका प्राइवेट वो है, इमेज कंटेनर है। इट्स हम ये बेसिकली, हाँ, आई मीन इट्स ओके। सो आई वुड गेट बैक टू यू विद द आंसर, ठीक है? कि ठीक इट्स है। नॉट नेसेसरी कि ये इमेजेस कंटेन कर रहा होता है। एक्चुअली इट इज नॉट इवन कंटेनिंग इमेजेस, ठीक है? ये पैकेजेस को कंटेन कर रहा होता है। उन पैकेजेस से फिर हम इमेज बनाते हैं और फिर वो डिप्लॉय करते हैं, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बट आई विल गेट बैक टू यू विद आंसर। क्योंकि जब श्योर, हम लोग थैंक काम करते थे तो हमारे वो इमेजेस नहीं पड़े होते थे वहां पे। दे वर लाइक द यू। पैकेजेस जो हम अपनी एप्लीकेशन में डिप्लॉय करते थे। अच्छा, क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब मैं फोर्स स्काउट में जॉब करी थी, ठीक है, उनका एक अपना, उनका ना एक वो था, क्या कहते हैं, उनका अपना एक एप्लीकेशन थी, राइट? उनकी अपनी एक एप्लीकेशन थी। अब वो जो उनकी अपनी एप्लीकेशन थी ना, सही है, वो क्या थी, साइबर सिक्योरिटी की एप्लीकेशन फोर्स स्काउट की, ठीक है? तो वो एप्लीकेशन क्या करती है कि वो लाइक आई मीन वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी थी और वो एज ए सॉफ्टवेयर लेवल पे भी थी। अब हम क्या करते थे कि उसका किसी ना किसी पार्ट में इशू आ रहा है, तो हम उसको फिक्स करते थे, ठीक है? फिर हम उसको कमिट करते थे। जब हम उसको कमिट करते थे तो वो जाता था कहाँ पे, जे फ्रॉग में चला जाता था। अच्छा, हमारे पास एक जैसे आप सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कैसे लें, जैसे कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर से तो नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकती, मगर एक कंसोल आप समझ लें कि कोई एप्लीकेशन का कंसोल आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है, टॉम कैट में बना हुआ। अब उस कंसोल का कोई एक पार्ट वर्क सही नहीं कर रहा, ठीक है? तो हम क्या करते थे कि हमने उस पार्ट को फिक्स किया, उसके कोड को, फिर हम अपना गिट का पुश करते थे, ठीक है? जब हम कोड को पुश करते थे वो जाके वहां पे एग्जीक्यूट होता था, आई मीन वो जाके बिल्ड पर पे जाता था पहले हमारे लोकल टेस्टिंग होने के बाद। फिर क्यूए की टीम उसको वेरीफाई करती थी, फिर वो बिल्ड रिलीज करती थी, और फिर लोग जब उन्होंने फिर उसको वो डिप्लॉयमेंट में लेके जाते थे। बट एट द सेम टाइम जब हम ये करते थे ना, जब फर्स्ट कमिट करते हैं, जो कि अभी क्यूए ने नहीं किया, क्योंकि क्यूए तक जाने से पहले हम लोग खुद वेरीफाई करते थे कि हाँ वी आर गुड, कि तुम अब इसका क्वालिटी क्यूए वालों को कि तुम इसको टेस्ट कर लो। तो वो जो बिल्ड होती थी वो हम डाउनलोड करते थे और वो हम अपने सॉफ्टवेयर के पार्ट एज अ अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट कर देते थे। सो इट्स नॉट नेसेसरी को एक इमेज ही होगा, इट कैन बी एग्जीक्यूटेबल, एक पैकेज हो सकता है, ठीक है, एक जार फाइल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जो आप अपने उसके साथ कर सकते हैं। सो आर्टिफैक्टरी इज नॉट लाइक क्लियरली लाइक जो हाँ, वो, ओके। समझ आ नहीं, गया ठीक है, आपको? कुछ समझ आ रहा है। मेरे ख्याल से ये मेवन से या उससे मिलती जुलती हुई चीज़ है, हाँ, प्रॉबेबली। वी कैन लुक इनटू दैट, दैट्स फाइन। और दूसरा, सॉरी, एक और चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करना चाह रहा हूँ और बाकी लोगों के साथ भी, कि हमारे पास ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सब लोगों का एक्सपीरियंस लेवल और सब लोगों की जो एक्सपीरियंस है इस मामले में वो एक जैसा नहीं है। आई एम नोटिसिंग कि शायद चैट से मुझे कुछ अंदाजा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंटिमिडेट हो रहे हैं कि शायद ये एडवांस कोर्स है या हम्म, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। आई वांट टू हाईलाइट दैट, एंड मे बी यू कैन आल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस, कि अगर कोई जिन लोगों को समझ नहीं आ रही, शुड दे बी जस्ट फॉलोइंग अलोंग विद यू इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट लेटर, या वो अभी आपसे सवाल पूछ लें, आपका फ्लो डिस्टर्ब तो नहीं होगा? अगर बेसिक सवाल भी पूछ सकते हैं, उनको लगता है कोई डम सवाल है वो पूछने से रुक रहे नहीं हैं, तो नहीं, मेरे ख्याल हाँ, से। तो प्लीज, मैम अगर इजाजत दें मैं इसका आंसर दूं। जी जी, देखें, जब घर में एक छोटा 2 साल का बच्चा होता है तो क्या घर वाले अडल्ट्स वाली बातें करना बंद कर देते हैं? वो नहीं करते। वो कर रहे होते हैं, डेली लाइफ की बातें कर रहे होते हैं। और क्या बच्चा इंटिमिडेट हो रहा होता है? नहीं हो रहा होता। और बच्चा भी लर्न कर रहा होता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन के एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रही होती हैं, लेकिन आपको लग रहा होता है कि वो कुछ फायदा नहीं हो रहा। इसी तरह यूनिवर्सिटीज तो भी आई हैं जिन्होंने हमारी ये आदतें खराब कर दी हैं। बिफोर यूनिवर्सिटीज ह्यूमन कैसे सरवाइव करते थे, कि देहातों में शाम के टाइम जिस तरह लोग इकट्ठे बैठते हैं, लोग इस तरह बैठते थे। उसमें 80 साल का बूढ़ा भी होता था, 10 साल का बच्चा भी होता था। तो जब 10 साल का बच्चा नया नया आना बैठना वहां शुरू करता था, तो क्या 80 साल का बूढ़ा एडवांस बातें बंद कर देता था? नहीं करता था। वो करता था। और ना बच्चा इंटिमिडेट होता था। तो ह्यूमन ब्रेन को अल्लाह ने इस तरह बनाया है कि वो बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अब्स्ट्रैक्ट बातें पिक करके लॉजिक बना सकता है। एंड दिस इज द ओनली वे फॉर द सक्सेस इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि लाइफ में, देखें, मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने एमएल कभी नहीं पढ़ी। तो मैं कहूँ कि पहले मैं एमएल के 4 प्री रिक्विजिट कोर्सेज लूंगा और फिर मैं एमएल की कोई प्रोजेक्ट करूंगा, तो दिस इज अ रेसिपी फॉर फेलियर। सही काम करने का तरीका ये है कि
आई विल डायरेक्टली जंप इनटू द प्रोजेक्ट आई वांट टू डू, और फिर जो रास्ते में जो चीजें आएंगी वो मैं कुछ गूगल कर लूंगा, कुछ दोस्तों से पूछ लूंगा, कुछ अपने कुलीग से पूछ लूंगा। So that is the way to go. तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म सक्सेस लेनी है, स्टे पुट, इंटिमिडेट बिल्कुल ना हो, जस्ट कीप इट अप। जितनी बातें समझ आती है ठीक है, एनर्जी है तो गूगल कर लें बाकी चीजों को, या स्लैक पे पूछ लें। एनर्जी नहीं है तो बस बैठे रहें, कुछ ना कुछ समझ आएगा। एंड मेक श्योर, बिलीव इन गॉड कि अल्लाह ने आपके ब्रेन को इस काबिल बनाया है कि इसको फायदा हो रहा है। ब्रेन अंडरस्टैंड कि इसने abstract बातें जो भी समझ नहीं आई, हो सकता है वो 3 महीने बाद आप कोई और चीज पढ़ें फिर सारी समझ आना शुरू हो जाए। एंड दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स, दिस इज हाउ इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। कि ह्यूमन ब्रेन आउट ऑफ ऑर्डर चीजें समझ के बाद में डॉट्स कनेक्ट कर सकता है। आई होप इट हेल्प्स एवरीबॉडी। जी आखिर आपने कुछ पूछना है? जी, जैसे सर ने बताया ना कि यस मैम। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि समटाइम्स हमें कुछ बातें अभी जो हम कर रहे हैं वो तो समझ में नहीं आती। जब वो हम हमारे साथ इंसिडेंट होता है तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकल हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि ये बातें क्यों हुई। तो ये चीज़ें काफ़ी हमें हेल्पफुल हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। और ये कि अभी तो ये थोड़ा ओवरव्यू है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको जब हम चलेंगे तो लाइक आपको समझ आएगा। हम डायरेक्ट जेंकिन्स पे नहीं जाएंगे, लाइक हम देखेंगे गेट की बेसिक कमांड्स देखेंगे, ठीक है, और हम गेट को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे, YAML के बहुत बेसिक चीजें देखेंगे, मशीन लर्निंग का बहुत बेसिक मॉडल देखेंगे। तो लाइक बिकॉज इट वाज अ ओवरव्यू कि हमने क्या क्या करना है, तो फिर उस लिहाज से जो है वो चीजें आपको अगर नहीं भी समझ आई तो आएंगी समझ। हाँ जी मुझसे। जी जी, किसी का और क्वेश्चन? यस मैम, मैम। जी मैम, अपना लेक्चर भी खत्म कर लें, हम उसके बाद भी क्वेश्चन ले सकते हैं क्योंकि जी वी आर राइट ऑन टाइम। तो उसके बाद टाइम होगा तो वी कैन टेक मोर क्वेश्चंस। ठीक है। सो आई थिंक हम लोग इसको यहाँ पे आज खत्म करते हैं लेक्चर को, एंड देन एटलीस्ट स्टेप्स सिर्फ लिख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हम इसमें डेवऑप्स के अंदर हम फॉलो करते हैं, एंड देन वी विल गो फ्रॉम देयर। तो जब हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो ये कमिट होता है, हम लाइक हम कोई भी यूजर है वो कमिट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो जो है कोड वहां पे चला जाएगा, कोड जो है वो आर्टिफैक्ट में चला जाएगा, बिल्ड आर्टिफैक्ट में चला जाएगा, जो एक काइंड ऑफ जार फाइल भी हो सकती है, वॉर फाइल भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन इवन वो जो एक है वो टार फाइल भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन लाइक क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वहां पे चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा कोड टेस्टिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर बल्कि जो है वो जब ये कोड बिल्ड आर्टिफैक्ट बन रहा होता है ना, तो यहाँ पे ही इसके साथ ही कंबाइन होती है, ये दोनों चीजें होती हैं कि जो इसकी यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। तो कोड, बल्कि इसको शायद आई थिंक ऊपर लिखते हैं, बट एनी हो, कोड टेस्टिंग होती है, यहाँ पे जो होती है वो यूनिट टेस्टिंग होती है। और फिर उसके बाद यूनिट टेस्टिंग के बाद फिर आप कोड का को एनालाइज करते हैं। इसकी बड़ी एक मजे की मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि कोड एनालिसिस करते हैं, कोड एनालिसिस या वल्नरेबिलिटी की प्रैक्टिसेस को चेक करते हैं, ठीक है। एनालिसिस, इसमें ना एक बड़ी मजे की बात है कि हम पिछले दिनों एक कोड लिख रहे थे यहीं पे अपनी कंपनी में। तो वो जब हमने उसको एग्जीक्यूट किया तो उसके अंदर काफी सारे एरर आए, एंड वी वर लाइक कि क्या मसला है इसमें, क्यों एरर आए हैं। तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कि इनके लिहाज से रेसिस्ट वर्ड थे। तो वो सिस्टम, ऑरेकल का हम सिस्टम चेक कर रहे हैं इस एनालिसिस करने के लिए, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए OCI का हम टूल यूज कर रहे हैं। तो उसने वो पिक करके तो उसने बताया कि दीज वर्ड्स आर नॉट अलाउड इन योर कोड। वो ऐसे कोई ऐसे वर्ड्स नहीं थे, बट US के लिहाज से वो जो है ना वो लाइक ट्रबलसम थे, और वो कंपेटेबल नहीं थे इनके लिहाज से। तो फिर लाइक वी हैड टू चेंज दोज थिंग्स। फिर हमारा डिप्लॉय हम करते हैं चेंजेस टू स्टेजिंग। ये अब गिट की बात नहीं मैं कर रही, स्टेजिंग की, लाइक मिडल 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 लेयर की बात कर रही हूँ। फिर हम DB चेंजेस वगैरह कर लेते हैं, जो भी हमारे डेटाबेस या कन्फिग्रेशन चेंजेस होती हैं हम वो वाली कन्फिग्रेशन चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर जो पार्ट है वो उसको टेस्ट करता है, क्वालिटी वाले QA टेस्टिंग कह देते हैं इसको, ज़्यादा बेहतर है, QA टेस्टिंग हो जाती है।
फिर हमारे पास क्यूए टेस्टिंग के बाद हमारा जो है वो डिप्लॉय करते हैं उसके अंदर प्रोडक्शन में। डिप्लॉय करते हैं हम प्रोडक्शन में, डिप्लॉय टू प्रोडक्शन या कैनरी। फर्स्ट तो कैनरी में होगा मगर बाद में प्रोडक्शन में चला जाएगा वो, और उसके बाद फिर हम लाइव कर देते हैं। ठीक है, ये एटलीस्ट जो है ना वो हमारा ओवरऑल CI/CD पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट होता है कि आपने कमिट करना है, आर्टिफैक्ट ने बिल्ड होना है, आपने टेस्टिंग करनी है, एनालिसिस करना है, और अपने कोड को चेंज को डिप्लॉय कर देना है। फिर उसने QA ने जो भी कन्फिग्रेशंस वगैरह, अगर फॉर एग्जांपल कोई आपस में मॉड्यूल्स आपस में कनेक्टेड है, उनकी डिफरेंट कन्फिग्रेशंस चाहिए होती हैं, आप वो चेंज कर देंगे, QA आपकी टेस्टिंग करेगा, और फिर आपका डिप्लॉय होता है प्रोडक्ट में। और जो ये गो लाइव है ये दैट इज लाइक कंटिन्यूस डिलीवरी। अब ये सारा काम ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, इसमें ऐसा ऑटोमेटेड कैसे होता है कि आपने जैसे ही कमिट किया आपको जाके बिल्ड नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली जेंकिंस उठा लेता है, उसका बिल्ड बना देता है, टेस्टिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, QA को पता चल जाता है कि टेस्टिंग के लिए उनके पास मॉड्यूल आ चुका है, QA अपनी टेस्टिंग शुरू कर देते हैं, QA अपनी बिल्ड ट्रिगर करते हैं। QA बिल्ड जब ट्रिगर करते हैं तो वो फाइनली JFrog के अंदर जाके डिप्लॉयमेंट के लिए हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट रिलीज किस वक्त होना है, अगर आपका जो भी टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंगली वो जो रिलीज होता है और वो उसके लिए पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाता है। जी जी मोहसिन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें किस तरह हो रहा होता है कि मतलब चंक्स में हमारे पास कोड डेवलप कर रहे हैं डेवलपर, और वो ऐसे ऑटोमेशन हुई हुई है कि वो खुद ही उसमें जाता जा रहा है जेंकिंस में, और वो सारी पाइपलाइन खुद ही चलती जा रही है, या जी वो ऐसे एक ही दफा कोड। नहीं ना, ऐसे हो रहा होता है जैसे मैं आपको बता रही ना, कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग जब काम कर रहे थे, ठीक है, तो हम लोग का एक मॉड्यूल नहीं चल रहा, फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एज इट इज सपोज टू डू। ठीक है, अब हम लोग टीम ऑफ 10 पीपल थे। ठीक है, तो मुझे मेरे मैनेजर ने एक डिफेक्ट दिया, ठीक है, कि भाई यू यू हैव टू वर्क ऑन दिस डिफेक्ट। ठीक है, तो मैंने अपने डिफेक्ट को किया, और उसको फिर मैंने मुझे लगा कि मैंने इसका फिक्स लिख दिया है, ये सॉल्व हो गया, देन आई डू द कमिट। जैसे मैं कमिट करती थी तो बिल्ड ट्रिगर हो जाती थी जेंकिंस के ऊपर। ठीक है, अब कभी कभार होता था कि जब बिल्ड ट्रिगर होती थी तो कभी कभार कोई ऐसे एरर आ जाते थे जो कि इवन जो सिंटेक्स एरर है, एक दफा बड़ा फनी काम हुआ, क्योंकि हम लोग जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम कर रहे थे, कभी C++ में काम कर रहे हैं, कभी उसके अंदर जावा आ जाती थी, कभी पाइथन 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 तो खैर इतनी नहीं आई थी, मगर पर्ल आ जाती थी, स्क्रिप्टिंग आ जाती थी। ठीक है, तो मैंने ना कमेंट्स करने वाली जो चीज थी, मैंने उस कमेंट्स की जगह हैश डाल दिया जो हम पाइथन में डालते हैं। तो वो जो एरर है वो जेंकिंस ने जाके पकड़ा कि ये क्या है, लाइक बिल्ड फेल्ड हो गई है। ठीक है, और जो आजकल हम पकड़ते हैं लोगों के लाइक कोड एरर्स होते हैं, लाइब्रेरीज के अब देखिए मैं बताती हूँ कैसे कैसे एरर्स आ सकते हैं। आपके कोड एरर आता है, आपका लाइब्रेरी आपकी लाइब्रेरी जो चाहिए वो नहीं अवेलेबल है, उनकी कंपेटेबिलिटी नहीं है, पाइथन के साथ कंपेटेबिलिटी नहीं है। ये सारे एरर्स तब आते हैं जब आप जैसे कमिट करते हैं ना। ठीक है, मतलब पहले तो आपने अपने लिहाज से देखते हैं, आपने कमिट किया, कोड जेंकिन के पास जाएगा, वो सारा उसको रन करके देखेगा, जब कोई मसला नहीं आता वो उसकी बिल्ड बना देता है। अब ये काम मैं कर रही हूँ अपनी ब्रांच के साथ, और एक और बंदा डिफरेंट उसी प्रोजेक्ट के किसी और पार्ट पे काम कर रहा है, उसने भी ट्रिगर करना है, उसने भी कमिट कर दिया, उसका भी जा रहा है। सो हर बंदे का काम साथ साथ होता जा रहा है। आई मीन इट्स नॉट वेटिंग कि मैं करूंगी, मैं कंप्लीट करूंगी, मैं थम्स अप करूंगी कि हाँ मैंने कर लिया अब तुम करो। इट्स नॉट लाइक दैट, हर बंदा डिफरेंट पार्ट ऑफ द कोड एट द सेम टाइम जो है वो अपने चेंजेस ऐड कर रहा होता है। जी दानिश। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम एक क्विक क्वेश्चन है। जैसा कि मैम अभी आपने जेनकिंस के साथ हमारे पास जार का जिक्र किया, मैम इसका जो कोड हमारे पास राइट करेंगे वो हमारे पास जावा में होगा या पाइथन में होगा? मैम पहले तो ये क्लियर कर दें। देखिए, ये किसी में भी हो सकता है। जेंकिंस आपको ये नहीं रिस्ट्रिक्ट करता कि भाई तुमने मुझे मेरे साथ ऑटोमेशन करनी है तो तुम सिर्फ पाइथन में कोड दोगे या जावा में दोगे। C++ में भी होता है, पर्ल में भी हो सकता है, सी उसमें जावा में भी हो सकता है, एनी लैंग्वेज, रिएक्ट में, आई मीन इवन रिएक्ट के जो कोड्स होते हैं हर तरह का। तो वो जेंकिंस के पास कैपेबिलिटी होती है उन मॉड्यूल्स को डाउनलोड करने की जो आपके कोड को पैकेजिंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे मेवन है, ग्रेडल है, ये तो खैर एक दूसरे के आगे पीछे आने वाले वर्जन है, बट जैसे ब्लेड है, ब्लेड C++ के लिए यूज हो रहा होता है, आई थिंक मेक भी C++ के लिए शायद यूज हो रहा होता है। तो डिफरेंट बिल्ड पैकेजेस होते हैं। तो जो जेंकिंस है वो अपने लिहाज से वो कोड को देखता है, उसको जिस तरह का पैकेज चाहिए होता है, हमने कॉन्फ़िगरेशन फॉर श्योर की होती है, वो उसको अपने लिहाज से पैकेज को डाउनलोड करके तो वो उसको यूज कर लेता है। सो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज।
मैम दूसरा ये कि जेनकिंस हमारे पास CI/CD पाइपलाइंस का जैसे कि आपने बताया टूल है, तो मैम इसका जो वर्किंग ऑपरेशन है वो हमारे पास गिटहब पेजेस से सिमिलर है या उससे ज़्यादा डिफरेंट है? इसका डिफरेंट है। आई मीन इट्स नॉट लाइक, क्योंकि इसका काम ही अलग है, ठीक है। जो जेनकिंस का है वो काम अलग है। और जो रिपोजिटरी गिटहब के, आप गिटहब की बात कर रहे हैं ना, गिटहब के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना। तो जेनकिंस का अगर आप मैम पेज मैं देखेंगे। गिटहब की बात नहीं कर रहा, मैं गिटहब पेजेस की बात कर रहा हूँ, वो भी CI/CD हमारे पास टूल हाँ है, तो मैम ओके, उसे सही है, ठीक है। हाँ, तो वो डिफरेंट टूल्स हैं फॉर श्योर। आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल दोस टूल्स। मैं उससे अवेयर हूँ जो मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन बट देयर आर, या आई रिमेम्बर गिटहब पेजेस भी होते हैं, और आई थिंक एक और दो में नाम मेरे ज़हन से गुजरे थे, लेकिन अब मुझे याद नहीं, बट गिटहब एनी एक्शंस होता है वो। गिटहब एक्शंस, हाँ। और सॉरी सर, गिटहब एक्शंस, माय हाँ, बैड। तभी मैं कहूँ कि पेजेस तो वो थोड़ा सा वो डिफरेंट है, मेरे माइंड में वो नहीं था। जी जी। तो वो ऐसा है कि वो मतलब कि आपके पास ना डिफरेंट वो होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आपने आपकी कंपनी कौन सी यूज कर रही होती है। तो जैसे गिटलैब CLI भी होता है, गिटलैब CLI भी के भी टूल होता है, यूज कर सकते हैं आपके यस जेंकिन्स की मैम। तरह से जी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ओवरऑल, तो फिर हमें टूल्स की स्पेसिफिकेशंस में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पहले हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं, उसके बाद टूल कोई भी हो सकता है। और आप जितने लाइफ में सीरियस होते जाते हैं, सीनियर होते जाते हैं, या जितने बिगिनर होते हैं, तो आपको उतना सुपरफिशियल नॉलेज चाहिए होता है, आपको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए होता। और जब आप कोई नया काम शुरू कर रहे होते हैं, तो आपको पहले 10,000 फीट ओवरव्यू चाहिए होता है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है सिस्टम की। और उस टाइम भी आपको सिस्टम का स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए होता। सिस्टम का स्पेसिफिक नॉलेज आपको चाहिए होता है जब आप बैठ के उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चैट में एक क्वेश्चन है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को। चैट में एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिटहब, गिटलैब एंड गिट। तो ये क्वेश्चन डिटेल में जाने वाला है, ये इस लेवल पे अवॉइड करना चाहिए। ये तीनों टूल हैं, तीनों कोड के लिए यूज होते हैं। तो क्या कहते हैं, ये तीनों रिवीजन सिस्टम्स हैं। आप क्या हैं, तीनों सिबलिंग्स हैं या तीनों एक जैसे? एक और चीज जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो भी आई है कि जब आप कोई आज की दुनिया में, अगर आपने कोई एक बड़ा प्रोडक्ट बनाना है तो उसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एक बड़ी सारी एग्जीक्यूटेबल बना दें। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसके लिए मेमोरी भी ज्यादा चाहिए, और अगर उसमें एक बग आ गया तो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटेबल काम क्रैश कर जाएगी या काम करना बंद कर देगी। दूसरा तरीका यह है कि आप उस बड़ी एप्लीकेशन को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें, और उन छोटे छोटे हिस्सों को अलहदा से चलाएं, और वो आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। एक ऐप दूसरी ऐप से कम्युनिकेट कर रही हो, और इस तरह पूरे का पूरा सिस्टम बन जाए। जिस तरह मसलन आप अगर एक वेब पेज बना रहे हैं, तो उसमें आप एक अलहदा से एक एग्जीक्यूटेबल या एक हिस्सा बना दें जो सिर्फ लॉगिन का काम करता हो। एक अलहदा से हिस्सा बना दें जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का काम करता हो। एक अलहदा से हिस्सा बना दें जो सिर्फ डेटाबेस में से फॉर एग्जांपल क्यूरी पिक करता हो। एक अलहदा से हिस्सा बना दें जो आपकी एक्चुअल लॉजिक को करता हो। तो इसमें फायदा क्या होता है? इसमें फायदा ये होता है कि लेट्स सपोज आपकी रजिस्ट्रेशन में बग आ गया, तो आपका ओवरऑल सिस्टम चल रहा होगा, आपका सिर्फ वो वाली फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं होगी। जिस तरह कई दफा हो सकता है कि आप किसी वेबसाइट पर जाएं, सारी वेबसाइट चल रही हो, लेकिन वो कहें अभी रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं, दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। प्लस उसमें ये भी होता है कि जो कंपोनेंट यूज नहीं हो रहा होता वो फिर रैम में नहीं होता, तो कंप्यूटर ज्यादा तेज चलता है। तो ये बात सब लोगों को समझ में आ गई। तो इसके फायदे क्या होते हैं? इसके फायदे, एक फायदा ये होता है कि अगर एक कंपोनेंट में बग आ भी जाए तो दूसरे कंपोनेंट्स चलते रहेंगे। अगर आप हर कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली अपडेट कर सकते हैं, अपना अपना डेवलपर। तो और तीसरा इसमें फायदा क्या होगा कि जो इस फंक्शनैलिटी है उसकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। कईयों के लिए बहुत छोटा सिस्टम चाहिए, कईयों के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। तो आप इनको डिफरेंट साइज की मशीन पे या डॉकर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी को छोटे कंप्यूटर पे कर ले, किसी को बड़े पे कर ले। तो ये जो चीज है, इसके बारे में किसी का क्वेश्चन? सर मे बी आप माइक्रो सर्विसेज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैंने अभी जो चीज मैंने एक्सप्लेन की है, हम इसे फॉर्मली कहते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इस पूरी एक्सप्लेनेशन में कोशिश की है कि मैं कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज ना करूं।
ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। लेकिन अगर इसी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में मैं 15-20 ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करूं जो मेरी ऑडियंस को आती नहीं है, तो उन्हें लगेगा ओहो हो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, इसकी वजह तो पहले हमें 4 प्रीरेक्विजिट कोर्सेज लेने चाहिए, राइट? तो अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज एक सोशल मीडिया, हम इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं, फेसबुक की बात कर लेते हैं। फेसबुक की वेबसाइट में ऑब्वियसली मेक सेंस के छोटी छोटी सर्विसेज, इन जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, एग्जीक्यूटेबल्स हैं, इन्हें हम सर्विसेज कहते हैं इंग्लिश में, फॉर्मली टेक्निकल लैंग्वेज में। तो माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक जैसी वेबसाइट में, पूरी वेबसाइट में कितनी सर्विसेज होंगी आप लोगों के ख्याल में? गैस करें। 5 होंगी, लाखों 10 में, होंगी, 50 होंगी, 100 होंगी? 1000 में होंगे 1000 सर। से अबव होंगी सर। हाँ जी, तकरीबन कोई 20-25 हजार है, जिनका मुझे भी पता है। तो उसमें क्या है कि वेबसाइट का एक हिस्सा, तो वेबसाइट के बेशुमार हिस्से क्रैश करते रहते हैं, लेकिन हमें क्यों फील होता है कि वेबसाइट चल रही है? कि मोस्टली वो बड़े स्पेसिफिक हिस्से होते हैं, और जब तक कोई बहुत मेन इंटरप्शन ना आ जाए मेन लॉजिक में, तो वेबसाइट कीप्स ऑन वर्किंग। तो मैं, अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया तो अभी हम फिर क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स से। अगर किसी का क्वेश्चन है जनरल तो वो जी पूछ सर, सकते मेरे ख्याल है आज के लिए आज का हैं। खत्म। ठीक है जी, अमेजिंग। बेशक आपने साइन ऑफ करना कर लें, जी तो सर, थैंक यू सो अगर मच। आपने स्टे करना कर लें तो आई एम हियर फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव क्वेश्चंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी। तो मैंने आज बहुत सीखा आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैं कोर्स के बारे में पूछना चाह रहा था कि ये कोर्स अगर ML, पाइथन और इस तरह की चीजें अगर बेसिक कवर हो तो एक ले सकते हैं मतलब? अगर आपको इनमें से कोई चीज भी कवर नहीं होती फिर भी ये कोर्स लेना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो। ओके सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। सर एक जी क्वेश्चन था वालेकुम मेरा, सलाम। जी चले आप कर लें क्वेश्चन। जी अच्छा सर, आप कोई जिस तरह आपने कहा 25,000 प्लस माइक्रो सर्विसेज रन हो रही हैं फेसबुक पे, कोई एग्जांपल के तौर पे आप बता सकते हैं वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए? 2-3 कोई ऑफ भी। कोर्स पेमेंट सर्विस, ठीक है, इमेज अपलोड सर्विस, वीडियो अपलोड सर्विस, वीडियो प्लेबैक सर्विस, सही। एनालिटिक्स और जो हम सर्विस, कमेंट करते हैं लॉगिन उसके लिए अलग सर्विस। सर्विस, शेयरिंग, इस तरह की चीजों के लिए भी सर्विसेज होती हैं। क्या चीज? जिस तरह हम कोई शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा डाटा रखने के लिए कमेंट करना। हर चीज सर्विसेज के अंडर चल रही है, सही, ठीक है। एवरीथिंग। दिस इज अ बिग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जिस तरह फेसबुक की एक वेबसाइट है, ये थाउजेंड्स ऑफ सर्वर के ऊपर डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं, सही। राइट? सो फॉर एग्जांपल किसी दिन रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रही है तो वो बहुत ज्यादा सर्वर्स पे रजिस्ट्रेशन की सर्विस चला देंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पे लोड आ रहा है। किसी दिन वीडियो वॉच पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है तो वो वीडियो वॉच को ज्यादा सर्विस पे चला देंगे। इस तरह से होता है। तो ये सर्विसेज, इनका साइज घटता है, जो इंस्टेंसेस हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। सही। सर ये ऑल सर्विसेज किस तरह मैनेज होते हैं एक ही टाइम पे? ये भाई जब आपको लीड कोड आ जाएगा तो, और जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे विषय। सही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अच्छा पूछें। सर, ये कोर्स का ओवरव्यू बता दें, ये कोर्स का मतलब किस बारे में है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब क्या हो सकते हैं? लाइक ये कोर्स करने के बाद जो मतलब ओवरव्यू दे दे, मैंने लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, इसकी कोर्स की वीडियोस, दोनों दिनों की वीडियो फेसबुक पे पड़ी है, फेसबुक पे जाके वीडियो देख लें, ठीक है? आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। वेलकम जी, पूछें। सर एक क्विक क्वेश्चन है लीड कोड के रिस्पेक्टिवली। सर इज इट अ गुड अप्रोच कि हम जो लीड कोड पे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो हमारा ट्रैकिंग प्रोग्रेस है, हम उसको लिंक्डइन पे भी मतलब उसे पब्लिश करते रहें एज अ पोस्ट, या हमें वो इकट्ठा ही करना चाहिए जब हमारा सारा एक ट्रैक पूरा हो जाए? काइंडली सर इसके बारे में बताइएगा। लिंक्डइन पे एज अ रूल ऑफ थंब, लिंक्डइन पे जितना ज्यादा शोर मचाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? कंसिस्टेंसी लिंक्डइन पे चाहिए, रेगुलरिटी लिंक्डइन पे चाहिए, ठीक है?
तो ओके जिस सर। तरह आज अभी मैम रहमाना ने ये जो लेक्चर दिया, आप इसकी समरी लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं। उन्हें टैग करें कि फैंक से हमें एक इंजीनियर ने आज ज्वाइन किया, उन्होंने ये पढ़ाया, मैंने ये सीखा। तो इट्स अ गुड पोस्ट। बेशक आप इसमें 4 लाइनें लिखते हैं। तो जो लिंक्डइन के केस में नॉर्मली क्वालिटी इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। लोग लिंक्डइन पे इसलिए पोस्ट नहीं करते पूरी उम्र, वो कहते हैं कि हम अच्छी पोस्ट करेंगे। तो इसलिए बगैर सोचे समझे लिंक्डइन पे पोस्ट करें। जिस तरह बच्चा जो है बगैर सोचे समझे चलने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है, तो उसे 7-8 महीने बाद चलना आ गया होता है। तो आप 7-8 महीने लिंक्डइन पे शोर मचाएं, तो आपको लिंक्डइन पे लिखना आ जाएगा। और ये बहुत असेंशियल स्किल है जो कि बहुत कम लोगों के पास होती है। अच्छा सर, एक और चीज है कि लिंक्डइन पे पोस्ट करते हुए एक ये इशू आता है कि पोस्ट तो हम कुछ भी कर लें, लेकिन जब हम जॉब कर रहे हैं तो फिर एक वो दिमाग में आता है कि जाएंगे, हर मतलब जो भी साथ के कोलीग्स हैं वो यही पूछ रहे होंगे, कोई ना कोई मतलब कोई कोई भी जेहन में आ जाती है चीज के हमारे मैनेजर जो है, कोई टीम लीड है वो पूछ रहा होगा, या उनके जेहन में ये आएगा पता नहीं ये फोकस कर रहे हैं नहीं अपने काम पे और चीजें मुख्तलिफ अपनी फील्ड से डिफरेंट सीख रहे हैं। ये थोड़ा सा एक जेहन में आ जाता है, इसलिए भी है ना एक नहीं तो घबराहट उसमें सी होती है उसमें post करते हुए। उसमें बताएं ना कि क्या कहते हैं वो जो है कि ये टेक्निकल स्टफ है। उन्हें बताएं कि आई लव मेंटरिंग, आई लव कोचिंग, आई लव डिस्कशंस, आई गो टू कोडिंग कंपटीशंस, इट इज माय पैशन, दैट्स इट। सही। देखें जो पाकिस्तान पे इतना कर्जा है ना, मैकेनिकल उसका जो काम ही हो गया। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसका जो रूट कॉज है, उसमें मेजर रूट कॉज जो है वो यही है कि इन चीजों में हमारी परिसेंसी नहीं है। जी। सही है, इसीलिए हमारे पास बिजनेसेस ही नहीं आते। जी। अगर अगर आप लिंक्डइन पे शोर मचाएं, जिस तरह अभी हमारे एक स्टूडेंट है, तो वो क्या कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था लिंक्डइन क्या होती है। वो गोल्ड मेडलिस्ट है अपने डोमेन के, और उन्हें जॉब चाहिए थी, और वो पिछले क्या कहते हैं कि 7-8 साल से मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ा कर गुजारा कर रही थी। शी इज अ फीमेल, शी इज अ मैरिड मदर, एंड शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, तो वो परसों हमारे पास आई हैं। मैंने उन्हें लिंक्डइन का वेबिनार दिया, उन्होंने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया, उन्हें अगले दिन अमेरिका से रिमोट जॉब की ऑफर आ गई विद इन अ डे, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, उन्होंने बताया मुझे ये चीजें आती हैं। जी। तो अगर आप लिंक्डइन पे एग्जिस्ट नहीं करते तो रिक्रूटर आपको कैसे पहचानेगा, पहुंचेगा? और लिंक्डइन पे शोर मचाएंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि आपको ये चीजें आती हैं। ये भूल जाएंगे क्वालिटी कैसी है। जिस तरह आपने चलना शुरू किया था, शुरू में चलने की क्वालिटी ठीक नहीं थी, लेकिन आस्ता आस्ता ठीक होगी। तो लिंक्डइन पे लिखना शुरू करेंगे तो क्वालिटी ठीक होगी। हैकाथॉन्स में जाना शुरू करेंगे तो अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। वरना पूरी उम्र यही सोचते रहेंगे पहले मैं स्किल सीखूंगा फिर हैकाथॉन में जाऊंगा, एंड दैट नेवर हैपेंस। दैट इज दिस अप्रोच इज रेसिपी फॉर फेलियर। जो हम अपने साथ कंडीशंस लगा लेते हैं ना लाइफ में, मैं पहले ये काम करूंगा फिर ये काम करूंगा, दिस इज रेसिपी फॉर फेलियर। एक्सक्यूज मी सर। जी। जी। सर, जो हमारे पास अगर बात करें, जैसे कल के सेशन में आपने बताया था कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है वो हमारे पास ये है कि हम उसके ऊपर लीड कोड पे अपने ना प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, और हम खुद को कम्पेटिटिव कोडिंग के रिस्पेक्टिवली प्रिपेयर करें अगर हम सिलिकॉन वैली में जॉब करना चाहते हैं तो। अच्छा, ये लीड कोड जो है ना, ये कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं है भाई। लीड कोड नॉर्मल प्रोग्रामिंग है। अगर बंदे को लीड कोड नहीं आता तो उसे प्रोग्रामिंग नहीं आती। कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग है जो आईसीपीसी वगैरह में होती है, वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। आप वो उसी तरह जिस तरह देखें लाइफ में चलना होता है, चलता हर कोई है, राइट, लेकिन ओलंपिक्स में दौड़ता कोई एक है। तो कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक गोइंग टू ओलंपिक्स, दैट इज अ प्रॉपर कैरियर पाथ। तो लीड कोड इज नॉट कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, इट इज अ नॉर्मल प्रोग्रामिंग जो कि कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि हर एक को आती होगी। जिस तरह अगर कहीं पे भी जॉब करने जाएं जिसमें चलने का काम हो, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको चलना आता होगा, भाई जॉब के लिए चाहिए। तो इसी तरह कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपको कोडिंग करना आती है। जी, अब क्वेश्चन करें अपना। सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम इसको पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखें या पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैकाथॉन्स को रखें काइंडली सर, क्योंकि टाइम अगर एक दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। हैकाथॉन के लिए आपने सिर्फ महीने में 2 दिन हैकाथॉन में जाना है, और दोनों दिन 2-2 3-3 घंटे देने हैं। बाकी महीना अपने हैकाथॉन की कोई चीज तैयार नहीं करनी, और बाकी सारा महीना अपने लीड कोड करना है। दोनों चीजें साथ साथ चाहिए आपको। सर इसमें हमारे पास मतलब हैकाथॉन्स में ऐसा नहीं होता कि हमने रोज दिन का कुछ आवर्स या कुछ हमें टाइम स्पेंड करना होगा तो उसके भाई लिए? वो उतना ही देना ना जितना जितना टाइम है आपके पास। ओके सर।
ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि आपने हर हैकाथॉन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना। हैकाथॉन में जाए, आप मीटिंग ही अटेंड कर लें तो यू लर्न अ लॉट। हैकाथॉन में बस गुजारे जितना काम करें और ज्यादा कोशिश रखें कि आपको सिस्टम की समझ आ रही है कि लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, लोग मॉड्यूल्स कैसे बना रहे हैं, लोग प्रोजेक्ट कैसे डिस्कस कर रहे हैं। देखें, आपने 3 साल लीड कोड करके तैयारी कर ली तो आपका सीवी तो खाली होगा ना। अगर हैकाथॉन नहीं है उसमें तो सीवी में क्या लिखा होगा, मैंने लीड कोड कर लिए। ठीक है, और अगर आपने 3 साल हैकाथॉन कर लिया और लीड कोड नहीं किया तो आप रिक्रूटर आपसे बात करेगा और 15 मिनट बाद तौबा कर लेगा कि मैंने गलत बंदे से बात की थी कि जिससे तो लीड कोड ही नहीं आता। तो इसलिए आपको प्रोफाइल बनाने के लिए लीड कोड चाहिए और ओवरऑल क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए हैकाथॉन्स चाहिए। तो दोनों ओके चीजें सर। बोथ आर मैंडेटरी। सर उसकी हैकाथॉन्स के अगर हमारे पास उतरे नहीं है लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट है या हमने किसी जगह पे काम किया इंडस्ट्री में, तो वो प्रोजेक्ट्स उसको कर सकते हैं रिप्लेस, या हमें दैट इज हैकाथॉन्स लाजमी चाहिए? हैकाथॉन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है भाई। इंटरनेशनल टीम में आपने काम किया है। पाकिस्तान के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की कोई वर्थ नहीं है। पाकिस्तान में गूगल का ऑफिस है? नो नो सर। पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी है जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग हों? नो कोई सर। भी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये छोटी छोटी दुकानें हैं, जिस तरह गाँव में भी एक दुकान होती है ग्रोसरी की। ठीक है, तो इनका एक्सपीरियंस एग्जिस्ट नहीं करता। इनमें जो स्किल सेट आप सीखते हैं वो बड़ी कंपनीज के लिए यूजफुल नहीं होती। जिस तरह मैंने अमेरिका आने से पहले पाकिस्तान में 5 साल काम किया था और मैं एक अमेरिकन क्लाइंट के लिए काम करता रहा 5 साल। वो फैंग लेवल का क्लाइंट है। और जब मैं अमेरिका आया तो मुझे पता चला कि मैंने 5 साल जाया कर दिए थे जिंदगी। हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए इस एक्सपीरियंस की कोई वर्थ नहीं होती। गॉट इट सर। राइट? तो यानी कि यू आर एज गुड एज यू नो लीड कोड। आपको जितना अच्छा लीड कोड आता है आपकी उतनी वर्थ है मार्केट में। अच्छा सर, ठीक फिर है, लीड कोड में भी हमारे पास डिफरेंट होते हैं ना, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, पैटर्न्स, तो इसमें कैसे हम इनको इक्वली लेके चल सकते हैं कि इसके इतने क्वेश्चंस मुझे आने चाहिए, इजी इतने, मीडियम, डिफिकल्ट, ये अच्छा थोड़ा सा। अच्छा, मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है? नहीं। मैंने ये चीज कहीं मेंशन की? आप मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुने जिसमें ये चीज कहीं मेंशन नहीं की गई। जी जी बिल्कुल, उसमें नहीं है मेंशन, ठीक है, मैंने तो सुना। इसका मतलब है कि ये सवाल ही नहीं बनता। कोई भी इसे सवाल कर ले भाई। ठीक है, सही है। ठीक है, देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तकरीबन आपको लीड कोड के 200 सवाल कर लेना तो आप अच्छे डेवलपर बन जाते। आपको समझ आना शुरू हो जाती है चीजें। कोई से 200 सवाल कर लें। कोई से अब मैं आपको 200, एग्जांपल ठीक। देता हूँ कि मैं 200 सवालों की अच्छी वीडियो बनाऊं, यूट्यूब पे लगा दूं और पूरा पाकिस्तान वो 200 सवाल देख ले और याद कर ले, समझ ले सही तरीके से। जी तो जब 201वां क्वेश्चन होगा वो कर पाएंगे? वो 2 मिनट भी नहीं सोचेंगे और पता क्या कहेंगे, सवाल तो बता दिया, अब इसका सोल्यूशन भी बता देता कि हम याद कर लें। जी ऐसा ही होगा जिस तरह इस क्लास में क्या हो रहा था कि हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं इसका प्रीरेक्विजिट क्या है, बच्चे फौरन कह रहे हैं इससे पहले क्या आना चाहिए, बच्चे फौरन कह रहे हैं इसके बाद प्रोजेक्ट कौन सा होगा। ये सारी वो इंडिकेशंस हैं कि टेम्परामेंट ही नहीं है पढ़ने का। तो जी लीड कोड करने का बेहतरीन तरीका क्या है? आई कोड गुरु की क्लास में आपको पता ही नहीं है सवाल कौन सा है, बस आए क्लास में बैठ जाए, जो सवाल है उसे करने की कोशिश करें। यानी कि डू हैव अ स्टेमिना टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन सम प्रॉब्लम जो आपने पहले नहीं देखी, आपको पता भी नहीं था वो कौन सी है। जी तो आई कोड गुरु ठीक पे है। जितने पाइथन के सेशन होते हैं उन सब में जो हम प्रॉब्लम कराते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्यों? ताकि हर ताकि आप में से हर बंदा डिफरेंट तरीके से ट्रेन हो और आप लोग एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर सकें, आप लोग एक दूसरे की फोटो कॉपी ना बन जाए। जिस तरह हम स्कूल में करते हैं कि हर बंदे को सेम चीजें रटी हुई हैं। अगर तो वो चीज जी किसी ने पूछ ली तो हर एक को आती होगी, अगर उससे थोड़ा सा आगे पीछे गए तो सब आगे पीछे देखना शुरू कर दें। राइट? तो रैंडमनेस इज द बेस्ट एल्गोरिदम इन नेचर। ठीक है, तो जितने सही। बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं दुनिया में वो भी उनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो भी रैंडमनेस पे होती है। रैंडमनेस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्गोरिदम। ह्यूमन ब्रेन को रैंडमनेस चाहिए ट्रेन होने के लिए।
ठीक है। दे तो जो बंदा कहता है कि मुझे अच्छे वाली चीज है तो मैं वो बस वो चीज तैयार कर लेता हूँ, तो वो बंदा तैयार नहीं हो रहा, वो बंदा शॉर्टकट ढूंढ रहा है। शॉर्टकट से ह्यूमन ब्रेन के जो एआई के मॉडल हैं वो ट्रेन नहीं होते। आपको अच्छा डेवलपर बनने के लिए सवालों पे सोचने की जरूरत है। अच्छा डेवलपर बनने के लिए उनको सवालों के फौरन आंसर लेके उन्हें जल्दी से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जी मैम शफक, आपका क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन यही था कि ना मैंने स्लैक पर पूछा था कि मैंने पाइथन कर लिया है तो अब मुझे ना डीएसए और लीड कोड करना चाहिए या मुझे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, तो आपने कहा था कि लीड कोड है ना डीएसए पर आप फोकस करो ज्यादा लीड कोड पे। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे एआई और एमएल की साइड अगर जाना है तो अभी मैं फिलहाल सिर्फ डीएसए और लीड कोड पर ही पूरा फोकस रखूं या फिर मैं नंपाई या पाइथन को एक लाइब्रेरी भी पढ़ना शुरू करूं या फिर जस्ट लीड कोड पे फोकस करूं? लीड कोड पे फोकस करें। लीड कोड इज 90% ऑफ द एफर्ट। जो नामपाई वगैरह है वो तो एक एक दिन का काम है। ओके सर, थैंक यू सो मच। दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। बहुत वो छोटी चीज है नामपाई। यू ग्रेट क्वेश्चन। किसी और क्वेश्चन या फीडबैक? एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर वो काइंडली एक चीज़ कंफर्म कीजिएगा कि ना जो हमने स्लैक जिन्होंने स्लैक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो उनका 24 आवर्स के बाद उनको रिजल्ट आएगा या विद इन 24 आवर्स के अंदर ही आएगा? क्योंकि विद इन मैंने सर कल 24 बिकॉज कल आवर्स आएगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर नहीं आता तो जो फीडबैक का बटन है उसे दबा के वहां पे कंप्लेंट फाइल करें। ओके ठीक है, सर। क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनाइजर को जाती है तो उससे ऑर्गेनाइजर को पता चलता है कि अगर लेट सपोज हम 24 आवर्स से विंडो से बाहर जा रहे हैं तो कितनी दफा जा रहे हैं, क्या महीने में एक दफा जा रहे हैं या रोज जा रहे हैं। तो उससे हमें क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। सर अगर अभी तक नहीं आया क्योंकि कल के सेशन के स्टार्ट से कर अप्लाई दें किया था यार, तो अभी कोई तक। कोई नो प्रॉब्लम, कर ओके दें। सर। ठीक है। तो वो जो है तो उसकी रीजन ये है कि हमने मैनुअल रखा हुआ है उसको, क्योंकि हम उसमें वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सब लोगों के लिए सेफ हो। डज इट मेक सेंस? ठीक है, क्योंकि क्या यस सर। कहते हैं, हाँ ताकि पूरी कम्युनिटी यहाँ सेफली बैठ सके, लोग ट्रस्ट करें इस पे, तो इसलिए हम वेरीफाई करते हैं चीजें। सर मैं पूछ सकता हूँ कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है, कहाँ ज्वाइन करने की? स्लैक पे। तो सर उसके लिए क्या करना है, मुझे पता नहीं था। हाँ www.icode.guru पे जाके ज्वाइन कर लें तो आपको स्लैक का लिंक आ जाएगा ईमेल में। तो वहां पे हमारे तकरीबन 17,000 स्टूडेंट्स हैं जो रोजाना बैठ के सारा दिन काम कर रहे थे इकट्ठे। जी सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सही है? तो वहाँ पे तो जो साथी बिगिनर हैं वो मेरी प्लीज 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स देख ले, तो उनमें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको पूरे का पूरा रोड मैप क्लियर हो जाएगा, क्या करना है कैसे करना है। चलें जी, किसी और को बेसिक क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। दिस इज द टाइम। अभी हमारी कोई क्लास नहीं है और मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव क्वेश्चंस। सर आई थिंक बेसिक को मैं वेट कर रहा था कब से, लेकिन बेसिक क्वेश्चन तो नहीं है, लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछें। जो मैम ने लेक्चर दिया था वहाँ पे उन्होंने लफ्ज का यूज किया था स्टेजिंग, मुझे वो बाकी समझ आ गई, ये लफ्ज की समझ नहीं है। व्हाट इज स्टेजिंग, ये कौन सा पार्ट है? बड़ा जबरदस्त इससे सवाल क्या? किया यार। हाँ, तो जब आप कोई भी चीज ऑनलाइन लॉन्च करते हैं ना, नया वर्जन, यस। तो लेट्स सपोज आपने यूट्यूब की सर्विस लॉन्च करनी है, तो आप यूट्यूब 2 बिलियन पीपल यूज करते हैं, तो आप 2 बिलियन को एकदम ही नया रिलीज नहीं दे देंगे। आप इस तरह करेंगे कि यार 2 बिलियन को ना पहले सिर्फ कराची में लॉन्च करो नई सर्विस को, थोड़े लेवल पे, और उसे उसका रिजल्ट देखो कि रिजल्ट ठीक आ रहा है, कि फेलियर तो नहीं हो रहा। अगर फेलियर हो रहा है तो आप वहां से भी उसे वापस कर लेते हैं। अगर फेलियर नहीं हो रहा फिर आप उसे इंक्रीज करते जाते हैं। तो ये पहली स्टेज है ना डिप्लॉयमेंट की, इसे हम स्टेजिंग कहते हैं। आई इसके सी, लिए समझ गया। इसलिए इसके लिए कैनरी का वर्ड भी यूज होता है।
तो सही दिस इज कॉल्ड स्टेजिंग। सही है, थैंक यू। एंड उन्होंने एक और कुछ लास्ट स्टेप्स में एक बात की थी, डिप्लॉय टू प्रॉड। प्रॉड क्या कोई कैनरी ऐसी चीज है या उसको प्रोडक्शन कहते हैं? प्रोडक्शन ओके सही ये है। 100% लोगों को प्रॉड। तो इट इज वेरी कॉमन कि स्टेजिंग में चीजें फेल हो रही होती हैं। अगर प्रॉड में कोई चीज फेल हो रही हो तो कंपनी, तो वो फेलियर पूरी टीम का होता है। वो फिर कंपनी उसका पूरे का पूरा पोस्टमार्टम करती है कि ये सही कैसे चीज स्टेज में पकड़ी नहीं गई और प्रॉड में चली गई। सही है, समझ जिस गया। तरह जिस तरह गूगल का अगर जो सर्च का रिस्पॉन्स है, अगर वो 1 मिली सेकंड लेट हो जाए ना, तो गैस करें कितना लॉस होता है गूगल को? सर बिलियंस डॉलर्स का होगा या एक दिन में मिलियंस ऑफ कितना डॉलर्स लॉस का? होता है? हाँ, $30 मिलियन का लॉस होता है तकरीबन। तो ये वाओ, जो 1 मिली सेकंड का लॉस है ना, ये आपने स्टेजिंग में पकड़ के फिर आपने देखना होता है कि यार ये किस बंदे ने कोड में क्या चीज लिखी है जिससे 1 मिली सेकंड का डिले हो गया। और आप सोचेंगे गूगल में अच्छा अगर 20,000 सर्विसेज हैं, तो 20,000 सर्विसेज को आपने पूरे का पूरा डिटेक्ट करने का वो 1 मिली सेकंड कहाँ लग रहा है। और आपको ऐसी। पता है कि आप जब भी क्यूरी करते हैं ऑनलाइन, कभी 2 सेकंड लगते हैं, कभी 1 सेकंड लगता है, कभी 3 सेकंड लग जाते हैं। तो ये ढूंढना कि वो 1 मिली सेकंड असल में कहाँ से आ रहा है, ये काफी मुश्किल काम होता है, काफी ज्यादा मुश्किल काम है। तो ये काम हमने स्टेजिंग में पकड़ना होता है। अगर स्टेजिंग से ये आगे चला गया और कंपनी को लॉस हो गया तो मसला खराब हो जाएगा। जिस तरह मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने उबर ज्वाइन की और ऊबर उबर को उन्होंने पहले दिन कोई ऐसा बग छोड़ दिया जिससे $300 मिलियन का लॉस हो गया उबर। अच्छा ठीक है, तो वो उस पे पूरी की पूरी कंपनी में पोस्टमार्टम हुआ कि ये प्रोडक्शन में कैसे चला गया। तो उस पे फिर कंपनियां उस पे ये करती हैं कि अपना प्रोसेस चेंज करती हैं कि पहले से चेक लगाओ, नए नए टेस्ट ऐड करो ताकि ये चीजें पकड़ी जा सकें। दिस इज हाउ कंपनी इंप्रूव्स। यानी कि बग होना कोई बुरी बात नहीं है, बग होते हैं सिस्टम्स में, बग रिपीट होना एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर बग रिपीट एग्जैक्टली। हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई मसला है। डज इट मेक सेंस? तो सर यस सर एब्सोल्युटली, तो वो जो डेवलपर थे उनको फायर कर दिया गया था? ने क्यों फायर किया? उनका कसूर ही कोई नहीं था। उन्होंने तो तो बग आपने डाला था, कोड रिव्यूअर ने बग को अप्रूव किया, स्टेजिंग वालों ने कहा स्टेजिंग में ये बग बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो पूरी की पूरी ओ कंपनी का मसला था, उस डेवलपर का मसला तो नहीं था। ओ आई सर सी, अगर लॉस हो सही तो कंपनी उसको वो नहीं कर देती, केस नहीं कर सकती उस पे? नहीं, कैसे लॉस करेगी? अब लॉस केस कर सकती है अगर बैड इंटेंशन है तो। ये देखें, दुनिया में जो सबसे पुरसकून बंदा होता है ना, वो होता है जिसके पास पैसे ही नहीं होते। अगर एक बंदे के पास पैसे नहीं है, आप उस पर क्या केस करेंगे? अब एक कंपनी है, $100 बिलियन कंपनी है, वो जो डेवलपर है वो महीने के क्या कहते हैं $15-20 हजार लेता है। कंपनी उस पर केस करे भी सही तो वो कहेगा भाई ले लो जो कुछ लेना, मेरे पास है ही कुछ नहीं, मेरा बैंक भी घर का मेरा घर भी बैंक का, गाड़ी भी बैंक की है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो इट डजंट हैपन दैट। हाँ, अगर आप अमीर आदमी हो तो फिर आप पे केस हो सकता है, वो भी प्रूफ करना होता है कि बैड इंटेंशन है, वैसे नहीं होता। सही है सही तो। सर, समझ गया। जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपका एटीट्यूड ये बहुत जबरदस्त है कि आपने चीजें नोट डाउन की और बाद में पूछा। आप दौड़ नहीं गए कि ओहो ये नई टर्मिनोलॉजी आ गई है। दिस इज द राइट एटीट्यूड। जी सही, सर, थैंक मेरा यू। भी इसमें एक टेस्टिंग में से क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने फंक्शनल टेस्टिंग एक चीज कही थी ना कि एप्लीकेशन से मर्ज करें और टेस्ट करें। तो उन्होंने उसके बाद जो चीजें कही थी, लोड टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग, में एक ही चीज नहीं होगी, इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? ये क्लियर नहीं हुआ यार था उसमें। भाई, एक चीज हो, दो हो, तीन चीजें हो, क्या फर्क पड़ता है? जब तुम यहाँ पे आओगे तुम्हें पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछना है अमेरिका में आकर कंपनी ज्वाइन करने के बाद। अच्छा। सही है। मसलन मैं आपको कहूं कि ये बंदा आपको कॉम्पिटेंट लग रहा है या हाई परफॉर्मिंग लग रहा है, तो ये लिंग्विस्टिक्स वाले को पता होगा, मेरे लिए तो एक ही टर्मिनोलॉजी है। राइट, दीज आर द राइट क्वेश्चन, लेकिन ये यहाँ पे आकर आपने पूछने हैं। अभी आपने क्या किस चीज पे फोकस करना है? लीड कोड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे और लीड कोड पे। पे। सही है। तो इसी तरह जिस तरह गिट है, गिट लैब है, गिट CLI है, गिट कभी इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता। गिट वो चीज है जो कंपनी कहती है ये बाद में भी सीख लेगा, क्योंकि हर कंपनी का वर्जनिंग सिस्टम अपना इंटरनली सेपरेट होता है, कस्टम होता है।
तो इसलिए गिट का मास्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हमने एनर्जी किस चीज पे लगानी है। जी मुनीब बाबा का क्वेश्चन। जी सर, ये लीड कोड का मतलब जरा थोड़ा डिफाइन करेंगे। लीड कोड क्या मतलब, समझ नहीं आई, लीड कोड क्या होता है? लीड कोड एक वेबसाइट है जिसपे दुनिया की वो कंपनीज जो करोड़ों रुपया सैलरी देती हैं उनके क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स अभी चैट में शेयर हुई हैं, उनको एक दफा देख लें, उसमें ये चीज डिटेल से दी गई है, एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। हाँ जी, अमेजिंग, माशाल्लाह। क्या कहते हैं कि वी आर प्रोग्रेसिंग। तो वो जो है, लेकिन ये बात याद रखें कि सिलिकॉन वैली में जो इंग्लिश का लेवल है वो आपका लेवल ही है। इससे 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। जिस तरह जो इंडियन है यहाँ पे, जो कि मेजोरिटी है, हाफ से ज्यादा है, उनकी इंग्लिश आप जैसी है। और जो नॉर्मली जो चाइनीज होते हैं, एशियन होते हैं, उनकी इंग्लिश हमसे बुरी होती है। तो ये सब लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ पे इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, और इट इज ऑल फाइन। ठीक है, तो ये चैट में क्वेश्चन है, लीड कोड पेड है? नहीं जी, आई कोड गुरु पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसके लिए 1 रुपया भी लगता हो। अगर आपने अमेरिका आना है और दुनिया की टॉप की कंपनीज में जॉब करनी है तो इसके लिए आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर एक कल प्लेटफॉर्म यहाँ शेयर किया गया था lab.ai के नाम से, जहाँ पर हम हैकाथॉन्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सर उसको बिल्कुल। चेक किया था, उसमें ना 99% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही हैकाथॉन्स जो थे या तो फिनिश थे। तो काइंडली सर, अगर कोई इसी तरह का कोई और आपके माइंड में प्लेटफॉर्म जिसे हम हैकाथॉन्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपने डोमेन डाटा अच्छा, साइंस या बिग डाटा के बिल्कुल रेलेवेंट। बिल्कुल। अच्छा, एक पहली बात तो ये है कि ये जो ना डोमेन वाला वर्ड अपनी वोकैबुलरी में से निकाल दे। आपने डाइवर्स हैकाथॉन्स में जाना है ताकि आपका ब्रॉड नॉलेज ब्रॉड हो। पहली बात तो ये बात याद रख लें लाइफ में। और दूसरी बात ये है कि हमारा प्रॉपर एक टीम है, डॉक्टर रिजवान उस टीम को लीड करते हैं, जो हर हफ्ते बैठ के दुनिया भर की हैकाथॉन्स को देख के उसमें से हैकाथॉन चूज करती है और यहाँ पे हम पब्लिश करते हैं। क्योंकि 90% जो हैकाथॉन है वो एक्सप्लॉइट करते हैं स्टूडेंट्स को, सिर्फ थोड़ी सी हैकाथॉन है जो अच्छी होती हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स एक्सप्लॉइट हों। तो अगर आप आईकोड गुरु के स्लैक चैनल पे हैं तो आपको हैकाथॉन ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम खुद एडवर्टीज करेंगे और आप उनमें से जिसके पास लिए टाइम हो उसमें जाएंगे। डज इट मेक सेंस? ओके सर। सर एनी आइडिया कि वो नेक्स्ट कब तक हमारे हो जाएंगे, हर महीने मतलब हैकाथॉन अनाउंस होती है भाई। ओके सर। डोंट वरी अबाउट दिस, हम हर महीने लेके जाते हैं। ठीक है, और हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं उसकी, यानी 1-2 दिन की ट्रेनिंग करवा देते हैं जिसकी जरूरत हो। जिस तरह हमने अभी कोड इन प्लेस की ट्रेनिंग करवाई थी, उसकी वजह से माशाल्लाह रिजल्ट काफी अच्छे हैं। हार्वर्ड की ट्रेनिंग करवाई थी 5 दिन की, उसकी वजह से हार्वर्ड में 600 बच्चों को अवार्ड मिला है। हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं। जी सैयद फसी, आप कुछ यस कहना सर। चाहें सर? सर सिंस हम लोग टेक्निकल भी क्वेश्चन ले रहे हैं, सो मेरा क्वेश्चन था डॉकर्स एंड क्यूबरनेटीज से रिलेटेड। क्या सर ये फर्स्ट इसके अंदर कंफ्यूजन शुरू से ही है मुझे, और हम लोग इंडस्ट्री के अंदर इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अगर ये स्केलेबल सिस्टम्स के लिए है तो पाकिस्तान में कहीं पे यूज़ होता होगा या होता आ, है। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि डॉकर कुबरनेटीज में क्या फर्क है, क्यों फर्क है। बेसिकली डॉकर है अगर आपने एक लिनक्स की मशीन के ऊपर कोई चीज चलानी है ना, तो आप उसे डॉकर में डाल देंगे। कुबरनेटीज यूज होता है अगर आपने 1 लाख सर्वर को एट द सेम टाइम स्टार्ट करना है और जो सर्वर डाउन हो जाए उन्हें उनकी जगह नए रिप्लेसमेंट सर्विस लेके आने हैं, लोड मैनेजमेंट करनी है डिफरेंट जो आपके प्रोडक्ट के मॉड्यूल्स हैं उनके लिहाज से, तो उसके लिए कुबरनेटीज यूज होता है। राइट, तो इससे ज्यादा नॉलेज आपको गूगल में, एप्पल में, amazon में आने के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे भी इतना ही नॉलेज है, तो मैं डॉकर के इमेजेस खुद भी यूज करता रहता हूँ। और उसके लिए मैं उसी टाइम गूगल करता हूँ कि भाई कमांड कौन से डॉकर की, वो कमांड्स देखे गूगल से चला लेता हूँ, वो चल जाते हैं। तो कुबरनेटीज नॉर्मली डेवऑप्स में यूज होता है, तो मैंने उस साइड पे कभी काम नहीं किया, तो इसलिए मेरा उससे कोई
कभी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन जिस दिन पड़ेगा मैं उसी तरह करूंगा, गूगल करूंगा, उसकी कमांड्स पकड़ूंगा, वो चला लूंगा। डज इट मेक सेंस? सही तो सर मोस्टली फिर हम लोग डॉकर्स ही यूज कर रहे होंगे क्योंकि जो हमारे सिस्टम्स होते हैं यार वो मुझे एक मुझे लिनक्स मशीन के ऊपर मुझे होते हैं। एक बात की समझ नहीं आई कि लीड कोड की आपकी तैयारी पूरी हो गई है? यस और नो? नहीं सर, कंटिन्यू है। तो सर उस पर फोकस करें फिर। ओके। इसे कहते हैं फोकस करना, कि एनर्जी अपनी आपने लगानी किस चीज पे। अगर आपको लीड कोड आता है तो कंपनी आपको हायर करके डॉकर और कुबरनेटिस की खुद ट्रेनिंग करवा लेगी। और अगर आपको डॉकर और कुबरनेटिस आता है और लीड कोड नहीं आता तो कंपनी आपसे इंटरव्यू भी नहीं लेगी। आपको प्रायोरिटी समझ में आ रही है? तो हमारे जो मोस्टली 99% स्टूडेंट फेल होते हैं, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसीलिए फेल होते हैं कि वो उस चीज को तैयार करते रहते हैं जो कंपनी कहती है कि हम खुद भी सिखा सकते हैं। एनीवन एल्स? कोई फीडबैक किसी की? सर इट वाज अमेजिंग Sir, सेशन। ये जो मैम की जो पढ़ाने का जो स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद आया, और साथ में ये बहुत यूजफुल डिस्कशन हो रहा है। सर हमारे सारे सेशंस में इसी तरह ही होता है, और हमारे सारे सेशंस हमारी कमेटी ने बड़ी सोच समझ के प्लान किए होते हैं, और ये वर्ल्ड क्लास लेवल के सेशन है। ये वो सेशन है ना जो गूगल के इंजीनियर भी लेना चाहेगा, एप्पल का इंजीनियर भी लेना चाहेगा। और जब हम सेशन प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली हमें ये बिल्कुल नहीं होता कि हमने ऑडियंस को खुश करना है। हम वो सेशन डिजाइन करते हैं जो हमें यकीन है कि आपके लिए चाहिए, और इस वक्त चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। सही है? तो इसलिए कुछ लोगों को सेशन अजीब लग सकते हैं, कुछ जिस तरह वही है, जिस तरह कि बच्चा उसे सिर्फ इतना पता होता है चीज मीठी है कि नहीं है। अब गोली कड़वी हो तो वो उसे पसंद नहीं करेगा। तो इसी तरह कुछ हमारे जूनियर बच्चों को हमारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेशन होती है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन उसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि हम उन्हें ऐसी चीज़ पढ़ाना शुरू कर दें जो उनके कैरियर के लिए अच्छी नहीं है, जो कैरियर में उस स्टेज पे उन्हें नहीं चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक। हाँ जी, दूसरे साथी का क्वेश्चन था। सर मेरा एक ना सजेशन थी कि ना अगर हमारे पास जिस तरह अभी ये लिंक है तो काइंडली अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप इसका बना हुआ है जिसपे ये मीटिंग का लिंक शेयर होता है उन लोगों के लिए, खासकर जिनको मतलब अभी इशू चल रहा है स्लैक ग्रुप में, तो काइंडली सर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। बिकॉज आज मैंने फेसबुक से ज्वाइन किया था, देन मेरे पास कहीं से मुझे लिंक आया था तो मैंने इधर ज्वाइन किया था। अच्छा ठीक है, तो आप इस तरह करें कि जुबैर इनका क्या कहते हैं ना, आपने जो फॉर्म फिल किया ना उसका स्क्रीनशॉट जुबैर को भेज दे। ओके सर। ठीक है, या जुबैर को अपना फोन नंबर दे, तो जुबैर इन्हें सिस्टम में ऐड कर लें, क्योंकि ये रेगुलर भी हैं। श्योर सर। तो वो जो है ना, जी सर। इनकी जो है डिटेल्स हैं वेरीफाई करके तो इन्हें सिस्टम में ऐड कर दें, अगर वैसे टाइम लग रहा है। और अपना स्पैम फोल्डर आप चेक कर लें, कई दफा स्पैम में जा रही होती हैं चीजें। ओके सर। सर मैं तो यहाँ फ़ोन नंबर दूँ या अपनी ईमेल दूँ? अब बेशक फोन नंबर दे दें जुबैर को, ओके सर। फिर वो आपको पिंग कर लेते हैं। तो चलें ठीक है जनाब, आप देखें पूरे पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं, पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं, उनमें से आप लोग इस सेशन में आए, एंड यू हैव बीन लकी कि आपने फैंग के इंजीनियर से मुफ्त में वर्ल्ड क्लास नॉलेज लिया जिसकी आज वर्थ है आज की दुनिया में। तो यू हैव बीन लकी। तो क्या कहते हैं कि जब मैं पढ़ रहा था तो हमें ये फैसिलिटी बिल्कुल नहीं थी। तो क्या कहते हैं कि और हमें गाइडेंस भी नहीं थी, तो इसीलिए हमारा टाइम भी ज़ाया हुआ। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो क्या कहते हैं कि अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स कॉल इट अ डे। तो आप में से जो लोग 2-3 महीने आते रहेंगे उन्हें खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि वो वर्ल्ड क्लास डेवलपर बन गए हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बन गए हैं। और कुछ लोग जो ज्यादा समझदार हैं वो बोर होकर चले जाएंगे, तो वो माशाल्लाह मेरा ख्याल है साल बाद दोबारा आ रहे हैं।
और इसी लेवल पे होंगे। तो जिस तरह एंड इट इज हैपनिंग अ लॉट फॉर अस, काफी सारे लोग जो पहले छोड़ के चले जाते हैं वो साल या 2 साल बाद वापस आते हैं और वो उसी प्रोफाइल के साथ आते हैं वापस, और फिर वो दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आप इस तरह टाइम ज़ाया ना करें। तो एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक, बेशक ओपनली दें, बेशक हमारी वेबसाइट पे जाके दें। आपकी फीडबैक से हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। चलें जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स कॉल इट अ डे। अहमद जजा साहब, आपका कैसा जा रहा है कोडिंग प्लेस? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। अभी एक सेशन हुआ था तो उसमें आई थिंक 15 लोग थे, तो उनमें 3 आईकोड गुरु के थे, तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था सबके साथ। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपको पहले इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए थी, या आपको पहले सीखना चाहिए था, या नो आपको सर, बिल्कुल सेशन पे? नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, ये नहीं कि ठीक है, ये नहीं कि आपको स्टैनफोर्ड भी नॉर्मल लग रहा है? नहीं तो मतलब सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले इंग्लिश वगैरह सीखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम वहाँ पे गए हैं, उनसे सीखने का हमें काफ़ी मौका मिल रहा है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स, मतलब आराम हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग तो आपकी ऐसे मैंने देखे हैं, उनकी 75 ईयर्स एज है, तो वो स्टिल कोडिंग मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इससे आप सीखेंगे भी सही, प्लस आप पाकिस्तान का नाम ऊपर कर रहे हैं, प्लस आपके सीवी पे बहुत बड़ी चीज आ जाएगी जो दुनिया में आपके कंपटीशन के सीवी पे नहीं होगी। ठीक है, कि यू हैव बीन टीए इन स्टैनफोर्ड, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। सही है, तो माशाल्लाह यू हैव बीन लकी। तो और बाकी भी आप आईकोड गुरु पे माशाल्लाह बहुत सेल्फलेसली एफर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द मॉडरेटर्स इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों की वजह से चल रहा है। क्रेडिट गोज टू यू फॉक्स। तो थैंक यू चलें, सो अच्छा मच जी, सर। थैंक यू वेरी मच। और ये बात याद रखें कि आप दुनिया में उतना ही एग्जिस्ट करते हैं जितना आप लिंक्डइन पे शोर मचाते हैं। तो शुरू में आप कमेंट लिखने से स्टार्ट कर सकते हैं कि मैंने रोजाना एक पोस्ट पे कमेंट लिखना है, जैसा मर्जी लिखा जाए, जितना मर्जी गंदा हो जाए, बेशक किसी का कमेंट कॉपी करके एक वर्ड चेंज करके लिख दो। शुरू हमेशा ऐसे ही होता है। ह्यूमन ब्रेन कॉपी करने से सीखता है, बाय एग्जांपल सीखता है। हम चलना भी ऐसे शुरू हुए थे, हम बोलना भी ऐसे शुरू हुए थे कि हम दूसरों को कॉपी कर रहे थे। तो ये काम करें ताकि आपकी लिंक्डइन पे आप एग्जिस्ट करना शुरू हो, फिर अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती जाएंगी। जी सर, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। इस तरह मेरे छोटे भाई हैं, तो उनको मैंने लिंक्डइन का जब बताया, तो उन्होंने लिंक्डइन के ऊपर लिखना शुरू किया। तो स्टार्ट के ऊपर उन्होंने क्या किया, जिस तरह मैं पोस्ट लिखता था वो सारी की सारी कॉपी पेस्ट की, वहां पे पेस्ट कर दी। तो जब मैंने 2-3 दफा कहा कि यार ऐसा नहीं करना, सर आप खुद लिख रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। तो जिस तरह से जफर कहते हैं, तकरीबन हर चीज एक्यूरेट बता रहे होते हैं। और जिस तरह से जफर शायद मतलब ये कहते हैं, हमें रैंडम ऑर्डर के अंदर सीखना चाहिए। तो इसकी एग्जांपल मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ ऐसे, कि अभी ना ड्यूरिंग मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, C++ सीखना। मुझे इतना था पता है कि C++ प्रोग्रामिंग होती है, और बाकी किसी चीज़ का नहीं पता था। तो जब मैंने सीखना शुरू किया, तो कुछ 7 घंटे का एक लेक्चर था, उसमें मैंने पहला 1 घंटा लेक्चर लिया। उसमें ना हर मिनट के ऊपर एक नई टर्म यूज हो रही थी, तो मैं उसको रजिस्टर के ऊपर लिखता था, गूगल करता था। तो ऐसे ऐसे करते करते अभी 1 घंटे की मैंने वीडियो देखी है, तो उसमें तकरीबन मोस्टली ऊप के कॉन्सेप्ट भी कवर हो गए हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग के भी कवर हो गए हैं। तो जब मेरा सेकंड और थर्ड सेमेस्टर आया ना, तो उसमें क्या हुआ, तो जब वो मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे यही लग रहा है 12 दिनों में बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिए जो यूनिवर्सिटी वाले करिए। तो जैसे लीड कोड है, तो अगर हम रैंडम ऑर्डर के अंदर सीखेंगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट वे होगा। तो चलें, ठीक है, क्या कहते हैं कि जबरदस्त। तो थैंक यू वेरी मच। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप स्लैक पे पूछ सकते हैं, तो जो नॉन अर्जेंट क्वेश्चंस हैं, और इंशाल्लाह लेट्स मेक इट हैपन। तो आप में से जो लोग 2 महीने हमें दे सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, तो 2 महीने में उन्हें रिजल्ट नजर आ जाना चाहिए कि वो एक बेहतर प्रोफेशनल बन गए होंगे। थैंक यू। ओवर टू द होस्ट।
थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा, हमारे पास अभी 8 मिनट है और इसके बाद हम बीएससी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कंसीडर कीजिएगा, ज्वाइन करें आप लोग। तो उसका दूसरा दिन है, तो काफ़ी चीज़ें जो है हम लोग सीखने को मिलेंगी। मैं इसको एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।